selecting any other optional, for example anthropology, sociology, PSR was a very new ball game for me. और मैं पता नहीं यहाँ पे कितना बड़ा रिस्क ले रहा होता अगर मैंने उन सब्जेक्ट्स को चूज़ किया होता. बट हाँ, देयर आर पीपल जिनको अपने ग्रेजुएशन सब्जेक्ट में कंफर्ट नहीं है, दे कैन लुक फॉर डिफरेंट ऑप्शनल्स एज वेल. सो अगर आप दूसरा ऑप्शनल ले रहे हैं अपने ग्रेजुएशन सब्जेक्ट से परे, तो आप उस सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप करने की ट्राई करिए. फॉर एग्जांपल किसी को सामाजिक शास्त्र बेहतर लग सकता है, किसी को सोशोलॉजी डिफरेंट अच्छा लग सकता है, एंथ्रोपोलॉजी अच्छा लग सकता है. तो वहाँ पे आपको इंटरेस्ट कैसे देखना है उसका भी देखने का एक पैरामीटर होता है. आप उस सब्जेक्ट का सिलेबस देखिए पहले उठा के, उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखिए कि अगर आप सिलेबस पढ़ रहे हैं और PYQ देख रहे हैं तो क्या आपको उसमें कि नहीं दिख रहा है. अगर ओवरलैप नहीं दिख रहा है मतलब आपके सिलेबस के अंडरस्टैंडिंग में गैप्स हैं और मे बी दैट इज़ अ हिंट कि आपको दूसरा ऑप्शनल की तरफ बढ़ना चाहिए. एंड सिलेबस देखने के बाद, प्रीवियस ईयर देखने के बाद, टॉपर्स के स्ट्रैटेजी देखने के बाद अगर आपको लगता है कि नहीं दिस इज़ समथिंग वेरी डूएबल, जो मेरी जैसा कोई टॉपर पहले भी इस डिसीजन मैट्रिक्स में फंसा हुआ था एंड ही और शी टुक द सेम डिसीजन, सो वहाँ से आप इस चीज़ को आगे बढ़ा सकते हैं. एंड उसके बाद जब आपने सब्जेक्ट की डिसीजन लेनी है तो उसमें आखिरी वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स ये भी रहता है कि उसका गाइडेंस किस हद तक मार्केट में अवेलेबल है. फॉर एग्जांपल मेरे केस में आई परस्यूड इकोनॉमिक्स डिस्पाइट गाइडेंस बीइंग ऑन द लोअर लेवल बिकॉज आई वाज फैमिलियर विद दिस सब्जेक्ट. मुझे पता था इसमें क्या करना है क्या नहीं करना है. फॉर जो बहुत कॉमनली टेकन ऑप्शनल है, फॉर एग्जांपल एंथ्रो, सोशियोलॉजी, PSIR, ये भी, तो इनमें गाइडेंस अच्छे से अवेलेबल है. सो दिस कैन अल्टीमेटली बिकम अ वेरी लुक्रेटिव ऑप्शन फॉर यू, जो कि आप ले सकते हैं क्योंकि गाइडेंस इजीली अवेलेबल है यहाँ पे. सो आई थिंक आई हैव एड्रेस्ड कि ऑप्शनल का सिलेक्शन कैसे करना है. आई थिंक नेक्स्ट स्लाइड पे आ सकते हैं हम लोग प्लीज़. यस, सो GS और ऑप्शनल कैसे बैलेंस करना है वो वन ऑफ द नेक्स्ट स्पीकर्स के पास टॉपिक ऑलरेडी साइंड है, तो मैं उस पर टाइम वेस्ट नहीं करूँगा. सो कमिंग टू द अनदर वेरी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन कि करंट अफेयर्स की तैयारी कैसे करनी है. सो करंट अफेयर्स फॉर मी माई सेल्फ वॉज अ मेजर हर्डल इन माई प्रेपरेशन. इतने सारे टॉपर्स, इतने सारी स्ट्रैटेजीज, आई वॉज वेरी मच कन्फ्यूज, इतने सारे रिसोर्सेज मार्केट में. सो वॉट आई फाउंड इन माई 3 years ऑफ प्रिपरेशन इज़ दैट आपको अपना यूनिकनेस यहाँ पे लाना पड़ेगा करंट अफेयर्स के तैयारी में. यहाँ पे 958 कैंडिडेट्स इस बार CSE 25 में सिलेक्ट हुए हैं. 958 टॉपर्स की हाईली प्रोबेबल है कि उनकी 958 डिफरेंट स्ट्रैटेजीज हो. सो बाय दिस मीडियम आई विल बी शेयरिंग व्हाट आई डिड फॉर करंट अफेयर्स. मैंने पर्सनली क्या किया. करंट अफेयर्स में 2 बिंदु हैं. एक तो सोर्स का यूज़ करना है और जो करंट अफेयर्स चूँकि डेली बेसिस पे इतना ज़्यादा बल्क में आता है उसको कंसोलिडेट कैसे करना है. सो कमिंग टू द पार्ट 1 की करंट अफेयर्स की तैयारी कैसे करनी है. सो अल्टीमेटली एक ना एक न्यूज़पेपर आप पढ़िए. आप हिंदी मीडियम से, इंग्लिश मीडियम से हैं, आपको कोई न्यूज़पेपर पसंद है नहीं पसंद है फ़र्क नहीं पड़ता, स्टार्ट रीडिंग वन न्यूज़पेपर. मैं पर्सनली इंडियन एक्सप्रेस प्रेफर करता था क्योंकि उसमें बैलेंस्ड ओपिनियन आते थे और उसके जो एंड में एक्सप्लेन्ड सेक्शन होता था दैट वाज वेरी गुड फॉर मी. आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल सिटिंग ऑन द डैश विल एग्री विथ मी. इंडियन एक्सप्रेस हैज़ अ वेरी गुड क्वालिटी कंटेंट. उसके अलावा अगर आपको एडिशनल न्यूज़पेपर्स पढ़ने की इच्छा हो या फिर कोई और न्यूज़पेपर पढ़ने की इच्छा हो, यू आर वेरी मच वेलकम. बट इंडियन एक्सप्रेस आई फाउंड टू बी इलैबोरेट एंड टू द पॉइंट. उसके बाद करंट अफेयर्स में आज के दिन जो मैं पर्सनली नोटिस कर रहा हूँ कि न्यूज़पेपर इज़ नॉट सफिशेंट एनी मोर. केवल न्यूज़पेपर पढ़ के करंट अफेयर्स नहीं हो पाएगा आपका. तो आपको करना क्या होगा, आपको एक इंटरेस्ट डेवलप करना होगा करंट अफेयर्स में. सो करंट अफेयर्स को रादर दैन टेकिंग इट एज अ बर्डन, आपको उसको एज अ हॉबी कल्टिवेट करना पड़ेगा. आप फ़ोन चला रहे, गूगल न्यूज़ की फीड खोलिए, आपको वहाँ से करंट अफेयर्स देखना पड़ेगा. अगर आप सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, नहीं करते हैं तो अलग बात है. अगर करते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे आप UPSC के वेबसाइट्स को सब्सक्राइब करके रखें, फॉलो करके रखें, वहाँ का कंटेंट आप कंज्यूम करें क्योंकि अल्टीमेटली वो आपके साइक में जा रहा है. तीसरी चीज़ जो आप AI का यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल ग्रॉक पे, ChatGPT पे आप जाओ और बोलो कि मुझे इस वीक का या आज के जो सुबह का पूरा दिन बीता है आज शाम तक, वहाँ का मुझे करंट अफेयर्स UPSC पर्सपेक्टिव से कंपाइल करके दे दीजिए. या फिर वॉट एवर कंपाइलेशन यू वांट टू रेफर टू. मतलब जस्ट आई वांटेड टू से एक अपना जो हॉराइजन होता है उसको एक्सपैंड करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आज के दिन में. केवल एक सोर्स को जस्ट फॉर द सेक ऑफ डूइंग इट, आई डोंट थिंक इट इज़ सफिशिएंट एनी मोर इन टूडेज टाइम. चूँकि कॉम्पिटिशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू.
So current affairs का source, as ultimately mentioned in the last point, be curious, do not take it as a burden. करंट अफेयर्स को जस्ट नॉट फॉर द सेक ऑफ डूइंग इट ये नहीं करना है, उसमें इंटरेस्ट लीजिए, समाज में क्या चल रहा है, देश विदेश में क्या चल रहा है. फॉर एग्जांपल यूएस ईरान का वॉर चल रहा है, उससे क्रूड प्राइस इम्पैक्ट हो रहे हैं, ये फर्स्ट लेवल ऑफ इन्फॉर्मेशन है. उससे वो कैसे इंडस्ट्रीज़ में फीड होगा, आपके इन्फ्लेशन में कैसे इम्पैक्ट करेगा उसको. फिर इन्फ्लेशन पढ़ते पढ़ते आप सीपीआई कंबाइंड को आप रिवाइज़ करने लग जाएंगे. सीपीआई कंबाइंड को आप रिवाइज़ करते करते रॉ मटेरियल, फिर ज्योग्राफी में आप जाएंगे इंडस्ट्री वाले चैप्टर पे. सो इसमें इंटरलिंकेजेस जब आपके बनने शुरू हो जाएंगे करंट अफेयर्स पढ़ के, तब आप समझिए कि आपका सही दिशा में करंट अफेयर्स जा रहे हैं. सो वी हैव टॉक्ड अबाउट कि सोर्सेज को कैसे यूज़ करना है. नाउ इतने सारे सोर्सेज पढ़ने के बाद इसको कंपाइल करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है. सो यहाँ पे दो आप ऑप्शंस हैं आपके पास. या तो आप किसी कोचिंग का कंपाइलेशन यूज़ कर लें. फॉर एग्जांपल मल्टीपल कोचिंग्स हैं. फॉर एग्जांपल विजन का आता है, नेक्स्ट एज का आता है, बहुत सारे कोचिंग्स के कंपाइलेशंस अवेलेबल हैं. मैं पर्सनली इन पे ट्रस्ट नहीं कर पाता था, क्योंकि मुझे लगता था कि मेरे जैसा ही कोई इंसान यहाँ पे कंपाइलेशन बैठ के बना रहा है, एंड इट इज़ ओनली पॉसिबल बाय द वर्च्यू ऑफ बीइंग अ ह्यूमन बीइंग कि उससे कोई ना कोई एरर एंड ओमिशन हो रहा हो. सो मैं करंट अफेयर्स खुद करता था. आई वॉज वेरी ब्रॉड इन रीडिंग द करंट अफेयर्स, एंड उसका मैंने खुद का एक इनोवेटिव वे निकाला था, जो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे दिखाता हूँ. मैं करंट अफेयर्स को कैसे कंपाइल करता था. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़. तो ये देखिए, दिस वाज इनोवेशन ऑफ माय ओन. मैंने मेरे पास 2 नंबर है मेरे फ़ोन में. सो उन दोनों नंबर्स का मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया था अपने फ़ोन पे. सो मैं किसी भी मीडिया से अपना करंट अफेयर्स कवर कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ, उसकी क्लिपिंग की फ़ोटो खींच के डाल दी, या फिर कोई भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मैंने कोई न्यूज़ कंज्यूम किया, या फिर किसी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे मैंने न्यूज़ कंज्यूम किया, उसका मैं स्क्रीनशॉट लेके अपने उस ग्रुप में डाल देता था. ये मैं डेली बेसिस पे करता था. एंड व्हेनेवर द एग्ज़ाम यूज्ड टू कम क्लोजर, मैं मार्केट से कोई एक कंपाइलेशन उठा लेता था. फॉर एग्जांपल प्रीलिम्स के लिए आई वुड पिकअप PT 365, एंड उससे मैं साल भर का मैंने जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया उससे मैं टैली कर लेता था कि कहीं कोई टॉपिक छूट तो नहीं गया है. इससे क्या होता है, आप इसमें 1 घंटा बस इन्वेस्ट करेंगे, बहुत फटाफट आ जाएगा, क्योंकि काफ़ी हद तक चीज़ें कवर्ड हैं कंपाइलेशन में ऑलरेडी. ये करने के बाद आपको दिमाग में थोड़ी शांति रहेगी, एक कॉग्निटिव रेस्ट मिलेगा आपको कि नहीं, जो आपका कंपटीशन है उससे ज़्यादा आपने काम कर रखा है यहाँ पे, एंड इससे ज़्यादा कोई और कर नहीं पाएगा. सो एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट आ जाती है आपके अंदर, नहीं आई एम द बेस्ट प्रिपेयर्ड पर्सन, जो कि एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से. फॉर एग्जांपल पहला अगर आप इमेज देखेंगे, ये GS2 पॉलिटी का मैंने ग्रुप बनाया हुआ था. इसमें फॉर एग्जांपल मैंने किसी इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल में ऑनरेबल शशि थरूर जी का आर्टिकल था रिगार्डिंग अ प्राइवेट मेंबर बिल फॉर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, उसको मैंने डाल दिया था. इसका या फिर प्रीलिम्स में सवाल आ सकता है यहाँ से, या फिर अगर मेंस में किसी भी सब्जेक्ट में सवाल आएगा, मैं इसका रेफरेंस ज़रूर डालूंगा जस्ट टू गेट +1 मार्क्स इन माई मेंस आंसर. फिर आप दूसरा स्लाइड देखोगे, उसमें इकोनॉमिक GS3 का है. उसमें मैंने लॉजिस्टिक्स के ऊपर कुछ लिखा हुआ है. DPIIT ने स्टार्टअप का डेफिनेशन में कुछ चेंज किया था, वो मेरे करंट अफेयर्स के नोट्स में ऑलरेडी है. एग्रीकल्चर ग्रोथ इंडिया में कहाँ से आ रहा है, ये अगर प्रीलिम्स में पूछ लिया, अगर नहीं पूछा तो मैं आप इसको इकोनॉमिक्स के GS3 के पोर्शन में मेंस में लिख के आऊँगा ज़रूर. उसके बाद तीसरा स्लाइड है प्लेसेस इन न्यूज़ वगैरह. उसमें फॉर एग्जांपल दारफुर न्यूज़ में था, कर्डिस्तान न्यूज़ में था, सूडान न्यूज़ में था, माउंट एटना जो इटली में अभी एक्टिव वोल्केनो है वो न्यूज़पेपर में था, तो उसको मैंने अपने नोट्स में डाल दिया था. सो यहाँ से आपके पास एक हॉलिस्टिक कवरेज है और मेंटल क्लैरिटी है कि जो आप कर रहे हैं वो बाकी लोग नहीं कर रहे हैं, एंड यू आर द बेस्ट प्रिपेयर्ड पर्सन फॉर दिस. और आप जो चौथा स्लाइड में देखेंगे साइंस एंड टेक में, मैं यूट्यूब पे कुछ एक्सप्लेनेटरी वीडियोस देखता था. फॉर एग्जांपल यहाँ पे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का एक बहुत अच्छी यूट्यूबर है, वो एक्सप्लेन कर रही थी कि कैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन काम करता है. उसके ऊपर आप मुझे दिख नहीं रहा है, मैंने जस्ट फॉर एग्जांपल यहाँ पे रेफरेंस डाला हुआ है चीज़ों का. सो दिस वाज माय ओन इनोवेशन. तो दिस इज़ व्हाट व्हाई आई एम पुटिंग कि आपको एक जस्ट आइडिया दूँ कि करंट अफेयर्स करने का कोई एक ही स्ट्रैटेजी नहीं है. देयर आर 958 टॉपर्स एंड देयर आर 958 स्ट्रैटेजीज टू कवर करंट अफेयर्स. बस मार्केट में इतना ज़्यादा फोमो बना दिया गया इस चीज़ को, यू हैव टू कट थ्रू द फोमो, बस दैट्स इट. दिस वॉज माई ओनली मोटिवेशन टू शो यू कि भाई मुझे भी फोमो हुआ था, बट आई डेवलप्ड अ टेक्निक ऑफ माई ओन. सो इसलिए वहाँ पे फोमो मैं कट कर पाया था. सो गोइंग टू द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़.
हाँ, सो नेक्स्ट टॉपिक जो बहुत ही ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन था मेरे डीएम्स में कि सर आंसर राइटिंग कब शुरू करें और कैसे, कब, कहाँ, कितना, वॉट एवर जो भी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। सो आंसर राइटिंग कुछ लोग सजेस्ट करते हैं कि डे 1 से करिए। आई एम नॉट ऑन ऑफ दिस ओपिनियन। मेरा ओपिनियन है कि आंसर राइटिंग आप तभी स्टार्ट करें जब एक सब्सटैंशियल इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में ऑलरेडी सेट हो चुका हो, जब आप चीज़ों को पढ़ चुके हों, 1 से 2 बार रिवाइज कर चुके हों, PYQ देख चुके हों अच्छे से, प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों का, एंड आपने टॉपर की कुछ कॉपी देख चुकी हो। इतना सब्सटैंशियल एक्सरसाइज करने के बाद ही आपको PYQ राइटिंग की तरफ जाना चाहिए। आई एम हेयर टॉकिंग अबाउट द मेंस, क्योंकि प्रीलिम्स में आप PYQ सिर्फ सॉल्व करते हो, जो कि आई थिंक वन ऑफ द पैनलिस्ट हैज़ टू टॉक अबाउट, सो मैं उधर नहीं जा रहा हूँ। सो कब स्टार्ट करना है, जैसा मैंने बताया, एक सब्सटैंशियल इन्फॉर्मेशन होने के बाद। शुरू में आप डे 1 को कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, फॉर एग्जांपल आपने इकोनॉमी आज पढ़ा, उसमें नेशनल इनकम के बारे में आपको कुछ पढ़ा है, उसमें किसी ने बोल दिया कि भाई नेशनल इनकम पे एक 15 मार्कर आंसर लिखो, आप नहीं लिख पाओगे उतना अच्छा, और वो आपको डिमोटिवेट कर डालेगा उसी समय। सो वंस एक हॉलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग आप लोगों में नहीं डेवलप्ड है, आई वुड एडवाइज कि रिफ्रेन फ्रॉम राइटिंग आंसर्स, बट वंस यू हैव गैदर्ड अ सफिशिएंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इन योर ब्रेन, देन ओनली गो फॉरवर्ड ऑन टू राइटिंग अ गुड आंसर। वहाँ पे आप अच्छे से लिख पाओगे। आई एम नॉट सेइंग आप बेस्ट आंसर लिखोगे, ग्रेजुअली इंप्रूवमेंट्स होंगे, बट दैट शुड बी योर स्टार्टिंग पॉइंट। आंसर स्टार्टिंग कैसे करना है, आंसर राइटिंग की स्टार्टिंग तो IBC फ्रेमवर्क हम लोग बोलते हैं, इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन। इस फॉर्मेट में आप लिखना शुरू करिए। बॉडी में पॉइंटर्स लिखिए। आप जो पहला आंसर लिखेंगे वो बहुत लो लेवल का आंसर होगा। आई स्टिल रिमेंबर द फर्स्ट क्वेश्चन आई रोट वॉज इन 2023। मैंने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर एक मेंस का PYQ लिखा था। मैंने पैराग्राफ में ऐसे लिख दिया था। आई गॉट इट रिव्यूड फ्रॉम अ सीनियर फ्रेंड ऑफ माइन जो अभी करंटली IPS है उत्तर प्रदेश कैडर में। ही गेव मी अ वेरी नेगेटिव फीडबैक, बट एट द एंड ही ऑल्सो टोल्ड मी वन थिंग कि राघव, यू हैव स्टार्टेड दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग। यहाँ से देर इज़ ओनली इम्प्रूवमेंट, देर इज़ ओनली अपवर्ड्स। यहाँ से आप इससे नीचे नहीं जा सकते हो। सो यू हैव टू स्टार्ट समवेयर, एंड वंस यू स्टार्ट देर विल बी ओनली ग्रेजुअल इम्प्रूवमेंट्स प्रोवाइडेड यू आर ऑनेस्ट एंड कंसिस्टेंट विथ योर आंसर राइटिंग एफर्ट्स। सो दिस वॉज द 2 पैरामीटर्स विच आई वॉन्टेड टू टॉक अबाउट रिगार्डिंग द आंसर राइटिंग फ्रेमवर्क। डू वी हैव द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज? अब कई बच्चे पूछते हैं कि सर आंसर राइटिंग तो हम लोग कर रहे हैं, लेकिन एवेल्युएशन कैसे कराए, किससे पूछे कि हम लोग अच्छा आंसर लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं। सो इसमें आई वुड नॉट रिकमेंड कैंडिडेट्स टू जॉइन अ फुल फ्लेजेड टेस्ट सीरीज़ अगर उनका मेंस अभी पास में नहीं है तो। स्पेशली इफ़ दे आर बिगिनर्स, उनको पीयर इवैल्यूएशन पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। आप अपने फ्रेंड्स के साथ सेम आंसर लिखिए, आप देखिए कि आपका फ्रेंड कितना अच्छा लिख रहा है, उसने कुछ पॉइंट लिखा वो आपने मिस कर दिया क्या, या फिर आप AI के टूल्स को बोलिए कि वो आपको मॉडल आंसर बना के दे। चैट GPT को बोलिए कि ये क्वेश्चन था UPSC PYQ या फिर किसी टेस्ट सीरीज में मैंने देखा, फॉर एग्जांपल एनालाइज द गांधीयन कंट्रीब्यूशन टू द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया। आप उसमें एक आंसर लिखिए, मे बी दिस वॉज इन अ PYQ, मे बी दिस वॉज इन अ टेस्ट ईयर पेपर। आप AI से बनवाइए, आप पीयर रिव्यू करिए। इन सारी चीज़ों को आप इनिशियल डेज में करिए, टेस्ट सीरीज बाद में ज्वाइन करिए जहाँ पे इवैल्यूएशन होता है। एंड इफ़ यू आर सो मच इनटू कि नहीं आपको इवैल्यूएशन चाहिए, सो देयर आर सर्टेन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स विच आर गिविंग कॉम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन प्लान्स। राइट अनलिमिटेड करके बहुत सारे आजकल प्रोग्राम्स आ गए हैं, बहुत अफोर्डेबल होते हैं। सो आप उन पे कर सकते हो, फ्लेक्सिबल होते हैं, आपको लिखने का मौका देते हैं। आप पूरी टेस्ट सीरीज लिख सकते हो या फिर डेली के 5-6 आंसर्स भी लिख सकते हो, ऐसे वगैरह सब लिख सकते हो। सो इफ़ यू आर वेरी मच इंटरेस्टेड कि भाई आपको कोई इवैल्यूएट करके दे, तो आप ये सारे चीज़ें ज्वाइन कर सकते हो। इफ़ यू डू नॉट वांट टू जॉइन अ फुल फ्लेजेड टेस्ट सीरीज, विच आई ऑल्सो डू नॉट रिकमेंड अंटिल अनलेस योर मेंस इज ऑन द ओवर द होराइजन। सो दिस वॉज समथिंग। हाँ, लास्ट में लिखा है कि टू राइट PYQs और नॉट। PYQs लिखिए, दैट इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, बट PYQs लिखने से ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट है कि PYQ का मटेरियल आपके नोट्स में इंटीग्रेटेड हो। फॉर एग्जांपल ज्योग्राफी में कुछ सवाल आया GS 1 में कि लैंडस्केप से रिलेटेड आ गया कि जो रिंग ऑफ फायर है उसका ज्योग्राफी का मेन पोर्शन है, तो वो आप केवल उस क्वेश्चन को ना एड्रेस करते हुए उस पूरे के पूरे टॉपिक को हॉलिस्टिकली अपने नोट्स में लिखिए कि कैसे वोल्केनिज्म होता है, वहाँ पे कैसे सबसिस्टेंस होता है, ओशियानिक प्लेट्स, कॉन्टिनेंटल प्लेट्स का कैसे इंटरेक्शन होता है, कौन से फोर्स वहाँ पे एक्टिव है, इंटरनल फोर्स क्या है, एक्सटर्नल फोर्स क्या काम कर रहे हैं वहाँ पे। सो एक हॉलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द थिंग्स आस्क्ड इन द PYQ शुड बी देयर इन योर नोट्स। कि PYQ का रिपीट होने का वेरी हाई प्रोबेबिलिटी होता है मेंस एग्जाम में। PYQ माइट नॉट रिपीट वर्बटिम, बट उसका थीमेटिक जो
कंटेंट है वो रिपीट होता है। फॉर एग्जांपल इस बार की ज्योग्राफी में मिनरल ऑयल का लोकेशन को लेके कुछ सवाल था विच आई एम फॉरगेटिंग इन एंटायरिटी, बट कई लोगों ने बोला कि सर ये तो बहुत वियर्ड क्वेश्चन है। आई वाज लाइक नो, दिस हैज़ बीन आस्क्ड इन यूपीएससी पीवाईक्यू 2014 या 15 में यूपीएससी हैज़ आस्क्ड दिस इन सम वे और द अदर। सो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ अगर आपका मेंस का पीवाईक्यू अच्छे से वेल इंटीग्रेटेड है आपके नोट्स में, सो दैट इज़ द प्राइमरी थिंग रादर देन ओनली स्टिकिंग टू राइटिंग आंसर्स ऑन द पीवाईक्यू। सो आई थिंक मेरा पोर्शन यहीं तक था। कैन वी हैव द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज? यस, यहाँ से अनिकेत विल कवर। थैंक यू फॉर गिविंग मी द टाइम टू स्पीक। थैंक यू। कि आप कोचिंग के लिए जाना चाहते हैं कि नहीं जाना चाहते हैं। 2-3 पैरामीटर्स को आपको ये देखना है कि आपका एकेडमिक स्टेटस क्या है, आपने कितनी लेवल ऑफ प्रिपरेशन कर रखी है, आपको जो ह्यूमैनिटीज़ के पेपर स्पेशली जो यूपीएससी का सिलेबस है आपको कितना आता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इन सब चीज़ों से कितनी फेमिलियरिटी है, और आपको कौन से वर्ष में जो है अटैम्प्ट देना है। अगर सपोज़ किसी को 2027 में अटैम्प्ट देना है एंड इफ़ यू वांट टू कवर द सिलेबस, तो आपको कोचिंग ना फैसिलिटेट कर देगा आपको जल्द से जल्द उस सारी चीज़ों को कवर करने में। तो 2027 तक आप रेडी हो सकते हो, बट उसमें भी श्योरिटी होगी नहीं। बट किसी के पास फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स है, जा नहीं सकते, आप दिल्ली नहीं जा सकते, या फिर आप जो है एक्सेसिबिलिटी नहीं है, तो आप जो है खुद से भी सेल्फ प्रिपेयर कर सकते हैं। उसमें आप जो बेसिक बुक्स होते हैं एनसीईआरटीज़, लक्ष्मीकांत और जो भी सारे सब्जेक्ट्स के होते हैं, आप डायरेक्शन के साथ चलेंगे तो बहुत सारे लोग जो हैं बिना किसी कोचिंग के भी प्रिपेयर करते हैं। सेकेंड बात मैंने बताया कि जैसे कि आपको जो है कोचिंग फैसिलिटेट करता है, आपको ओवरव्यू कर देता है, आपको सिलेबस के हर एक बिंदु पे जो है अवगत करा देता है कि यूपीएससी देखिए ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पिछले वर्ष में पूछा गया है, इन सब बिंदुओं पे क्वेश्चंस पूछती है, आपका रेगुलर टेस्ट लेते रहती है। बट मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, मैं बहुत सारे कोचिंग्स के टीचर से मिला हूँ, तो मुझे ऐसा समझ में आया कि कोई एक कोचिंग आपको बेहतर नहीं, आपको पूरा पैकेज नहीं मिलता है। आपको कुछ टीचर्स, कुछ सब्जेक्ट्स एक जगह पे अच्छे मिलेंगे, किसी दूसरी जगह पे कुछ और टीचर्स अच्छे मिलेंगे, तो फिर बाद में आप ये ना सोचने लगो, गिल्ट में ना रहो कि मैं यहाँ कोचिंग किया, मुझे यहाँ पे फ़ायदा नहीं मिला और मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो ये चीज़ तो आपको ध्यान में रखना ही रखना है। फिर उसके बाद जो मैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कहता हूँ कि आप चाहे किसी भी कोचिंग में पढ़ो या कहीं पे भी रहो, आप जब तक सेल्फ स्टडी नहीं करते हैं, खुद के साथ बैठ करके जो है ब्रेनस्टॉर्मिंग क्वेश्चंस पे नहीं करते हैं, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं रखते हैं, तब तक जो है आपके लिए बड़ी मुश्किल होगी यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम को पास करना है। क्योंकि अब सारे टॉपर्स इससे सहमत होंगे कि अब जो नेचर ऑफ क्वेश्चंस यूपीएससी के आ रहे हैं वो ट्रेडिशनल आपको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में नहीं आते हैं, अब वो एनालिटिकल आ रहे हैं। ठीक है, आपको सोचने पे मजबूर किया जाएगा, आपको ऑन द स्पॉट सोचना पड़ेगा। एंड ऑन द स्पॉट अगर आपको लिखना है, 7 मिनट्स में हम 10 मार्कर लिखते हैं, तो वो सोचने के लिए आपको 20 सेकेंड्स में आपको अंडरस्टैंडिंग हो जानी चाहिए, एंड तब आप आंसर्स लिखेंगे। ये तभी होगी जब आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी होगी, जब आपने बहुत अंडरस्टैंडिंग किया होगा अपने सारे कंसेप्ट्स का। तो इसलिए सेल्फ स्टडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और आपको हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा। क्योंकि अभी सपोज़ जिन्होंने प्रीलिम्स दिया होगा या अभी प्रीलिम्स देंगे और मेंस है, अभी पीक लेवल ऑफ प्रिपरेशन आपका होना चाहिए। आप अभी 10, 12, 13 आवर्स जितना चाहें आप जीएस, जनरल स्टडीज़, ऑप्शनल सब आपको पढ़ना पड़ता है। तो ये चीज़ भी आपको हार्ड वर्क के ऊपर फोकस करना ही करना है। एंड जैसे मैंने लिखा है लास्ट में कि कोचिंग आप मेंस टेस्ट सीरीज़ के लिए आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। अगर सेल्फ स्टडी करते हैं तो एट द एंड ऑफ द डे जैसे आप 2027 में अटैम्प्ट देंगे और आपने सपोज़ आपने प्रीलिम्स आपको लग रहा है आप क्लियर करेंगे, तो आप मेंस का टेस्ट सीरीज़ लिख सकते हैं, जिससे आप इवैल्यूएट कर सकते हैं अपना प्रिपरेशन कितना हुआ है। फुल लेंथ टेस्ट लगाएं, हाफ लेंथ टेस्ट लगाएं, बट वो तभी करें जब आपने पिछले 5 से 10 साल के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं उसको आपने अच्छे तरीके से कवर कर लिया है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। हाँ, ये क्वेश्चन भी आता है कि हम दिल्ली या पटना जाएं कि नहीं जाएं। तो ये कहीं ना कहीं पिछले सवाल से ही जुड़ा हुआ है, कोचिंग ऑफलाइन सेंटर्स पे करें या ना करें।
उसी तरीके से दिल्ली या पटना मुझे ऐसा लगता है कि सिंस मेरा ग्रेजुएशन दिल्ली में हुआ था तो मेरी कंटिन्यूटी रही थी दिल्ली में, तो तभी मैंने दिल्ली से प्रिपरेशन स्टार्ट किया। हालांकि मैं बांका से आता हूं तो मैंने अपने 2 से 3 साल प्रिपरेशन बांका से भी किया है। कोविड के टाइम पीरियड में मैं बांका में रहा और अपनी जो इनिशियली 2022 का जो मैंने अटेम्प्ट दिया था वो कहीं ना कहीं बांका में रह करके ही दिया था। तो नेसेसरी नहीं है कि दिल्ली जाना या पटना जाना। अगर आप घर पे रह करके कंसिस्टेंसी, डेडिकेशन और फोकस्ड माइंडसेट रख सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या कि डेली सुबह 4 बजे 5 बजे जो उठने का जो प्रोग्राम होता है वो आप डेली कर सकते हैं क्या? अपने फ़ोन्स को, अपने जो भी डिस्ट्रैक्शंस हैं कि दोस्तों के साथ बाहर चले गए, आज टाइम फ़ोन पे ही समय बिता रहे हैं, वो उन सब चीज़ों को अगर आप जो है साइड रख करके सिर्फ़ और सिर्फ पढ़ाई के ऊपर फोकस करेंगे, किताब को खोल रहे हैं तो उससे पढ़ाई कर रहे हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं अच्छी तरीके से, अगर वो काम आप अगर घर पे बैठ के कर सकते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि आपको घर से बेहतर कोई जगह मिलता है। पीस रहता है, कंफर्ट रहता है, आपका जो है खाने का बहुत अच्छे से व्यवस्था होता है, आपका सब कुछ अच्छे से देखभाल किया जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। दूसरा, आप बाहर जाते हैं तो फोमो में रहते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट। आप मार्केट में जा रहे हैं, दिल्ली के ORN ओल्ड राजेंद्र नगर में जा रहे हैं, करोल बाग में जा रहे हैं, आप देख रहे हैं आज नई टेस्ट सीरीज़ आ गई, आज आप देख रहे हैं कि नया मार्केट में सोर्स आ गया, नया कोई किताब आ गई, तो जा करके उसको परचेज़ कर लें। मेरे किसी फ्रेंड ने बताया कि ये मेंस टेस्ट सीरीज़ तुमने लिखा कि नहीं लिखा, तो मैंने तो कभी लिखा नहीं, ये सवाल तुमने पढ़ा कि नहीं पढ़ा। तो ये सब चीज़ कहीं ना कहीं हमारे अंदर में जो है घर कर जाता है और हम डर जाते हैं। तो हमारा कॉन्फिडेंस जो होता है प्रिपरेशन के लिए, फिर खुद पे डाउट करने लगते हैं कि क्या हम सही प्रिपेयर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्या हमें जो सही डायरेक्शन हमारा होना चाहिए वो है कि नहीं है। तो ये फियर ऑफ मिसिंग आउट से भी आपको बचाता है अगर आप दूर रहते हैं। तो मैं खुद जानता हूँ 2025 में जो पर्सनली जो है घर पे वो रहे और उन्होंने प्रिपेयर किया और वो सेलेक्ट हुए हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। बट एट द सेम टाइम जो मैंने लास्ट में लिखा है, राइट सर्कल का होना बहुत ज़रूरी है। आई एम श्योर यहाँ पे जितने सारे एस्पिरेंट हैं, जितने सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, उनको ये ज़रूर होगा एक राइट पीयर्स होना बहुत ज़रूरी है। हमारे दोस्त ना हमारे होने बहुत ज़रूरी है। मेरे खुद के बहुत अच्छे दोस्त थे जो हम दोनों एक दूसरे के साथ मिलके अकाउंटेबिलिटी रखते थे। मतलब क्या कि आज भाई मैं 9 से 12 पढ़ूंगा तो तुम भी 9 से 12 पढ़ो और बाद में मुझे फ़ोन करके मैसेज करके ज़रूर बताओ कि हाँ 9 से 12 मैंने 4 चैप्टर पढ़ाई की कि नहीं की। तो ये चीज़ होना बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होता है, एक दूसरे के बीच में फ्रेंडली कंपटीशन भी होता है। हाँ तुम कुछ बता रहे हो, मैं कुछ बता रहा हूँ, तो ये होना बहुत ज़रूरी है। आपको अपने दोस्त बड़े अच्छे बनाने होंगे, एटलीस्ट UPSC का जब आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड स्टे इन टच विथ योर मेंटर्स एंड टीचर्स। तो मैं बहुत खुशकिस्मत रहा कि मुझे कुछ अच्छे टीचर्स भी मिले जिन्होंने क्या किया कि मुझे हमेशा गाइड करते रहे कि अनिकेत ये चीज़ें तुम सही नहीं कर रहे हो, ये आंसर्स अच्छे और लिखो, या फिर जो है मैं टेस्ट कभी नहीं देता हूँ क्योंकि हम लेज़ी हो जाते हैं, कहीं ना कई बार डिसिप्लिन नहीं मेंटेन कर पाते हैं। तो टीचर्स का और फ्रेंड्स का होना बहुत ज़रूरी है। इन आपको जो है भटकने नहीं देंगे, डायरेक्शंस पे रखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड। ये क्वेश्चन जो है हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, स्पेशली जो रूरल पार्ट्स ऑफ एरिया से आते हैं, उनके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक वाली बात है कि हिंदी मीडियम के छात्र जो है कैसे प्रिपरेशन करें। हालांकि मैं इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट हूँ, लेकिन मैं जैसे बांका से हूँ, आपको पता है बांका वन ऑफ द एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, तो मेरे काफ़ी दोस्त हिंदी माध्यम से हैं और मैंने देखा है कि लोग कितना स्ट्रगल और कितना प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं। तो जहाँ तक मुझे समझ में आता है कि हिंदी माध्यम के स्टूडेंट जो हैं किसी से कम नहीं है, बट ये है कि उनको जो है compete करना है उनके साथ जो उनसे 1-2 स्टेप्स या लेवल थोड़े से ज़्यादा हैं, क्योंकि हिंदी माध्यम के स्टूडेंट्स जो होंगे उनके पास भी अपनी कुछ न कुछ खूबियाँ होंगी, गुण होंगे। बट यही है कि UPSC के लिए अगर आपको compete करना है तो आपको कुछ लेवल्स को आपको पहले से स्टार्ट करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा। एक्स्ट्रा एफर्ट जो मुझे ऐसा लगता है कि इन सब चीज़ों में आप जैसे लगा सकते हैं। पहली बात तो ये कि जो हम लोग सोचते हैं कि इंग्लिश के न्यूज़पेपर आते हैं, द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस, या फिर जितने भी मटेरियल्स आमतौर पे होते हैं या ऑप्शनल होते हैं, एंथ्रो हो गया, सोशो हो गया, मोस्ट ऑफ द जो ऑप्शनल हैं वो कहीं ना कहीं इंग्लिश में ही पढ़ाए जाते हैं और जो है उसका आंसर राइटिंग भी होता है। तो मेरा आपसे ये अनुरोध रहेगा कि आप जो है अपने फियर ऑफ इंग्लिश को हटाएं और आप पढ़ना चालू करें इंग्लिश के ही न्यूज़पेपर से। आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है, चैट GPT है, जेमिनी है,
आप एक आर्टिकल को लें, खुद से पढ़ें एंड फिर उसके बाद उसका ट्रांसलेशन पे फोकस करें। मैं जानता हूँ लास्ट ईयर मैं आपको बताऊँ, लास्ट ईयर जो है 91 रैंक दीपक गोदारा हैं, उनका संस्कृत ऑप्शनल था। उन्होंने संस्कृत ऑप्शनल से जो है 91 रैंक हासिल किया। अब संस्कृत तो और ज़्यादा टफ पेपर है, तो आप उनसे सीख सकते हैं। तो जब मैं उनके वीडियोस देखता था, उनसे बातचीत की, तो उन्होंने बोला यही हमने काम किया कि मैंने ट्रांसलेशन पे काफ़ी फोकस किया। वो ट्रांसलेट कर करके उन्होंने जो है संस्कृत ऑप्शनल में भी 290 के आसपास में उनके मार्क्स थे। तो आप सोच सकते हैं कि उन्होंने कितना मेहनत किया होगा। और इस साल के भी जो आपके टॉपर्स हैं हिंदी माध्यम के, बिहार से ही हैं, रविराज रैंक 20, आप उनको देखिए। कुछ साल पहले जो है रवि कुमार सिहाग सर जो है IAS ऑफिसर, 5वें अटेम्प्ट में उन्होंने हिंदी माध्यम में आई थिंक रैंक 21 प्राप्त किया। आप उनके स्ट्रैटेजीज़ को देखिए, वो कैसे उस पर एफर्ट्स लगाते हैं और आगे बढ़ते हैं। और ये बात जो है ज़रूर है कि इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं रखना है कि मैं किसी से कम हूँ। इंग्लिश माध्यम के जो स्टूडेंट्स हैं वो आगे बढ़ गए हैं, उनको बहुत सारी चीज़ें अच्छे से आती हैं, ऐसा नहीं है। सीखने से सबको सब कुछ आ जाता है, ठीक है। कहीं ना कहीं कोई भी किसी ने भी ज़ीरो से स्टार्ट किया होगा, इनिशियली तो होता ही होता है। तो आप एफर्ट करते रहें, हार्डवर्क करते रहें, और सिलेबस के हिसाब से अगर आप चलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपका रास्ता बहुत सरल हो जाएगा। मैं तो कहता हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आजकल तो वो आपसे जो है जनरली बात भी कर सकता है। आप उसको हिंदी में बोलिए, वो आपसे इंग्लिश में बात करेगा। आप रोज़ कंटिन्यूसली अभ्यास कीजिए, आधे घंटे 1 घंटे, आप कैसे नहीं सीखेंगे, आप हर चीज़ को सीख सकते हैं। और फिर टॉपर्स के जो कॉपीज़ होती हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो टॉपर कॉपीज़ होती है, टॉपर्स के नोट्स होते हैं, आप उनकी कॉपीज़ को देखिए, उनके नोट्स को देखिए, और फिर वहाँ से आप सीखिए कि इन्होंने इंट्रोडक्शन कैसा लिखा, इन्होंने बॉडी में किन चीज़ों को डाला, इन्होंने कंक्लूजन को कैसे किया है। और जो भी हमारे गणमान्य लोग हैं, जैसे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, हमारे इलाके के जो MP हो गए, MLA हो गए, या कुछ वो अगर इम्पॉर्टेंट चीज़ बता रहे हैं आपके इलाके में, तो आप उनको हिंदी में ही जानिए और फिर उसको लिखिए अपने आंसर्स में। तो इससे क्या होगा कि आप अपने समाज को भी जान रहे हैं कि अच्छा, अभी आप देखिए कि यहाँ पे मैं अभी चलते हुए पटना में आ रहा था, तो मैंने देखा पुलिस दीदी करके जो है कुछ लिखा हुआ था वहाँ पर। अब ये क्या है? अब ये चाहे तो एग्जाम्पल में कहीं लिख सकते हैं कि पटना में पुलिस दीदी भी है, ड्रोन दीदी भी है, तो आप ये वुमेन एम्पावरमेंट में इसको लिख सकते हैं। तो ये आइज़ एंड ईयर को ओपन रखना है आपको हमेशा। आप जितना अपने देश को जानेंगे, जितना अपने समाज को जानेंगे और देखेंगे कि प्रशासन क्या काम कर रहा है आपके लिए, तो आप जो है कभी भी आपको ये लगेगा ही नहीं कि हम जो है किसी से पीछे हैं। तो ये चीज़ तो आपको ध्यान रखना ही रखना है। और हिंदी माध्यम के भी स्टूडेंट्स इसी तरीके से आगे आ सकते हैं। अब रविराज देखिए रैंक 20 हैं, तो किसी से कम थोड़े हैं, इवन दो ही इज़ अ पर्सन विद डिसेबिलिटी, राइट। तो आप देख सकते हैं। तो इसलिए इन सब चीज़ों को नहीं सोचना है। नेक्स्ट स्लाइड। ये क्वेश्चन भी है, प्लान बी, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आमतौर पे हम जब अपना UPSC का प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, या तो ग्रेजुएशन में रहते हैं, सेकेंड थर्ड ईयर में, और क्योंकि 21 साल से आप एग्ज़ाम देना स्टार्ट करते हैं, तो 22 साल के एज में रहते हैं। और एवरेज अगर एज देखें या एवरेज अटैम्प्ट भी देखें तो 3 से 4 अटैम्प्ट है। तो एवरेज एज भी आप देखिएगा तो 26 से 27 ईयर्स ऑफ एज में बच्चा जो है UPSC क्लियर करता है, ठीक है। बट क्या आता है, कुछ लोगों का जो है अटैम्प्ट ख़त्म हो जाता है, और ये बहुत ज़्यादा जो है ना आपको गिल्ट महसूस करवा सकता है। आपका जो यूथ स्टेज है ना, UPSC कहीं ना कहीं ले लेती है। और UPSC में कोई सर्टेनिटी नहीं है। आई थिंक हम लोग सब ये एग्री करेंगे, किसी को नहीं पता होगा कि हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, ठीक है। विद गॉड्स ग्रेस हमारा लक फेवर कर गया, n नंबर ऑफ फैक्टर्स जो है प्ले करेंगे। आपका हार्डवर्क ही है एक जो आपके हाथ में है। बाद बाकी हमसे बहुत अच्छे स्टूडेंट्स थे जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो UPSC आपको हम्बल कर देता है, तो ये चीज़ को ध्यान रखना है। तो इसलिए प्लान भी, जैसे मैं अपना एग्जांपल दूं, मैंने 2022 में पेपर दिया, मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ। 23 में फिर पेपर दिया, मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ। तो आप सोच सकते हैं बैक टू बैक मैंने 2 प्रीलिम्स दिया, मेरा पेपर क्लियर नहीं हुआ। तो मैंने क्या किया, 2023 में ही SSC का पेपर दिया, क्योंकि मैं मैथ्स ग्रेजुएट का स्टूडेंट हूँ। तो मैंने SSC CGL का पेपर दिया, मैंने उसका प्री क्लियर किया, मैंने उसका मेंस भी क्लियर किया। फिर एट द सेम टाइम मैंने जब 2024 का पेपर दिया, तो मैं जो है प्रीलिम्स क्लियर कर गया। तो फिर मैं उसी के प्रिपरेशन में लग गया। तो फिर मैंने मेंस पे फोकस किया, और फिर लास्ट ईयर 2024 के अटैम्प्ट में इंडियन रेवेन्यू सर्विस कस्टम्स में मैं सिलेक्ट हो गया। तो इसीलिए प्लान बी पे आप 2 अटैम्प्ट के बाद ज़रूर शिफ्ट कर जाएं। एंड प्लान बी भी आपका ऐसा होना चाहिए कि एक सरकारी एग्ज़ाम छोड़ के दूसरा कठिन सरकारी एग्ज़ाम के ऊपर पीछे ना जाएं।
मतलब आप यूपीएससी छोड़ करके आप जो है बीपीएससी या आरबीआई ग्रेड बी जैसा एग्ज़ाम, क्योंकि वो इक्वली उतना ही कम्पिटिटिव है, आप ही के जैसे दूसरे वो भी स्टूडेंट सोचेंगे। तो अगर आपको लग रहा है कि आपकी फाइनेंशियल नीड है, आपको एक नौकरी लेना बहुत ज़रूरी है, तो आप हो सकता है चाहें तो अपने स्किल्स पे ध्यान दें। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, आपके जो भी स्किल्स हैं उसके ऊपर आप फोकस कर सकते हैं। एंड फिर आप चाहें तो कॉर्पोरेट सेक्टर में जा सकते हैं, या फिर कोई लेस कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो है जो फिर आप थोड़ा सा मिनिमम एफर्ट लगा करके आप उसको कर सकते हैं, आप वहाँ जा सकते हैं। एंड फिर एट द सेम टाइम आप यूपीएससी का प्रिपरेशन साथ साथ में कर सकते हैं। ये मेरा सुझाव था, ये जो मैंने सोचा था, कि मैंने ये नहीं सोचा कि यूपीएससी नहीं होगा तो मैं बीपीएससी करूँगा, क्योंकि वो भी इक्वली उतना ही कम्पिटिटिव है। तो इस चीज़ को मैंने ज़रूर ध्यान में रखा। और 2 अटैम्प्ट के बाद जो है, अगर आपको लगता है आपके मार्क्स 1-2 नंबर से आप प्री रुक रहे हैं या कुछ नंबर से आपका मेंस रुक रहा है, तो आप ज़रूर 3rd या 4th अटैम्प्ट के लिए जाएं। बट अगर आपका बहुत ही कम स्कोर आ रहा है कि 40-50s में आ रहा है, आपके 10-20 मार्क्स का गैप रह रहा है कट ऑफ में, दैट मीन्स कि आप जो यूपीएससी का एक्चुअल डिमांड है उसको फुलफ़िल नहीं कर रहे हैं। लास्ट में मैं यही मतलब कहूँगा कि कुछ चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें। एक सबसे पहली चीज़ क्या कि आपको जो है डेडिकेटेड रहना पड़ेगा इस एग्ज़ाम के लिए। डेडिकेटेड का मतलब है डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको इसमें जो है टाइम को वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है। आपको लगेगा कि आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है, आपका सिलेबस ही कंप्लीट नहीं होगा जब तक आप यूपीएससी का एग्ज़ाम देते रहेंगे। हम लोग एग्ज़ाम देते रहते हैं, हमें लगता था ये छूट गया, ये छूट गया। आपको पता है मेंस में हम लोग टोटल, जिससे मेरिट बनता है, टोटल 7 पेपर्स देते हैं एंड कंटिन्यूसली एग्ज़ाम देते हैं। तो फिज़िकली भी बहुत टायरिंग एग्ज़ाम है, ड्रेनिंग एग्ज़ाम है, मेंटली भी बहुत ड्रेनिंग एग्ज़ाम है। पहले हम लोग एक लॉन्ग नोट्स बनाएंगे, लॉन्ग नोट्स को फिर रिवाइज़ करेंगे, कंटेंट डालेंगे, फिर शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, फिर उसके भी माइक्रो नोट्स बनाएंगे। तो प्रोसेस बहुत लंबा चलता है। तो इसीलिए जो है टाइम अगर आप वेस्ट कर रहे हैं तो इट्स लाइक सुसाइड का जैसा जो है ये चीज़ है। तो आप जितना ज़्यादा जो है टाइम का इंपॉर्टेंस रखेंगे, जितना ज़्यादा टाइम का वैल्यू करेंगे, आप एग्ज़ाम में बहुत आगे चलते जाएंगे। और बस डायरेक्शन के हिसाब से चलें। सभी टॉपर्स आपको बताते ही हैं कि क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। मेरा तो यही हमेशा रहा था, सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और मैं टॉपर्स के कॉपीज़ देखते रहता था, क्योंकि उन्होंने वो सेलेक्ट पा चुके हैं। तो मैं देखता था कि वो क्या क्या लिखते हैं, मैं सीखते रहता था, अपने कुछ इनपुट्स डालते रहता था। बस इससे ज़्यादा मैं कहीं नहीं जाता था। दैट्स इट। थैंक यू सो मच। टॉपिक्स पे बोलूँगा तो व्हाट आई फेल्ट इन दिस एंटायर जर्नी विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ अबाउट द प्रिपरेशन फॉर मेंस। क्योंकि जो फाइनल आपको लिस्ट में जो आप नाम अपना देखोगे, सो दैट विल डिपेंड मच मोर कि आपने मेंस में कैसा प्रिपेयर किया है। एंड मैं अपने आप को थोड़ा लकी फील करता हूँ कि मैंने 2 मेंस दिए एंड दोनों मेंस मेरा क्लियर हो गया। तो आई थॉट कि मैं अपनी स्ट्रैटेजी इस पे शेयर करूँ कि हाउ डिड आई फोकस्ड ऑन यूपीएससी मेंस पार्ट इन पर्टिकुलर। तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे जा सकते हैं। तो जो सबसे बड़ा जो एक मिथ है इस पूरे यूपीएससी जर्नी का, कि यूपीएससी कैन आस्क एनीथिंग, मतलब वो कुछ भी पूछ सकता है। एंड प्रीलिम्स में टू सम एक्सटेंट इस साल का पेपर देखने के बाद तो मुझको लगा कि सच में वो लोग कुछ भी पूछ सकते हैं, बट शायद मेंस में ऐसा नहीं है। तो मेंस में जो सबसे बड़ी चुनौती होती है कि हम लोग कैसे अपने सब्जेक्ट को पढ़ें, क्योंकि अगर इन टोटल हम लोग देखें तो लगभग 13-14 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं सिर्फ जीएस के। जीएस 1 से 4 को अगर हम लोग मिला दें तो लगभग 14 सब्जेक्ट्स हैं। बट उनके लिए जो हमारा गाइड है कि हम लोगों को इन सब्जेक्ट में पढ़ना क्या है, तो दैट इज़ द सिलेबस, फर्स्ट थिंग जो यूपीएससी ने अपने नोटिफिकेशन में दी है। तो जो पूरी की पूरी तैयारी है, मुझे ऐसा लगता है कि जो 50% है हमारी, दैट इज़ सिलेबस। तो यदि हम लोग देखेंगे तो GS1 हैज़ अ लॉट ऑफ टॉपिक्स जो उन्होंने पर्टिकुलरली मेंशन किया है। GS2 तो और ज़्यादा डिटेल्ड है एंड GS3 उससे भी ज़्यादा डिटेल है। तो जो पहली चीज़ मैंने की फॉर GS प्रिपरेशन वॉज कि जितने भी टॉपिक्स दे रखे हैं यूपीएससी ने, मैं उन सारे टॉपिक्स को एटलीस्ट पढ़ लूँगा। आई विल स्टार्ट फ्रॉम बुक, मैं बुक में जाके उन चीज़ों को पढ़ूँगा। उसके बाद जो टॉपिक्स वहाँ पे दे रखे हैं जो शायद मुझे समझने में दिक्कत हुई है या फिर मुझे समझ नहीं आ रहा है, तो उनके लिए मैं किसी ऑनलाइन रिसोर्स यूट्यूब को फोकस करके उनसे उन चीज़ों को समझने की कोशिश करूँगा।
उसके बाद जब हमने उस टॉपिक को पढ़ लिया, सपोज कि हमने GS3 में एग्रीकल्चर में कुछ टॉपिक्स दे रखे हैं, उन एग्रीकल्चर के टॉपिक सपोज ई टेक्नोलॉजी इन द एड ऑफ फार्मर्स को पढ़ लिया। अब मुझे नहीं पता ना कि यूपीएससी इस पूरे टॉपिक से क्या क्या पूछ सकता है, तो फिर वहाँ पे रोल आता है PYQ का। तो इसीलिए मैंने एक मेजर चंक दिया है, अराउंड 30% ऑफ द इंटायर प्रिपरेशन इज अबाउट PYQ। कि आप PYQ को पढ़िए और समझिए कि यूपीएससी किस डायरेक्शन में चाह रहा है कि आप अपना दिमाग लगाओ। तो जब PYQ आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि हर साल या हर ऑल्टरनेट साल यूपीएससी फूड इंडस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है, या फिर मॉडर्न हिस्ट्री से कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा है। तो आप उसी पर्टिकुलर थीम्स पे फोकस कीजिए एंड देन वहाँ पे आपको अपनी दिमाग लगानी है कि इससे मिलता जुलता वो क्या टॉपिक है जो यूपीएससी पूछ सकता है। एंड वहाँ पे फिर रोल आता है हमारे करंट थीम्स का, जो अगेन 20-25% है। आपने PYQ देख लिए तो अब आप उसको रिलेट करोगे कि करंट में क्या टॉपिक्स चल रहे हैं, और उससे वहाँ पे वापस यूपीएससी क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है। जैसे कि अगर हम लोग देखते हैं कि रिसेंटली हमने न्यूज़ में देखा कि अंडमान सी में नेचुरल गैस के रिजर्व्स मिले हैं। तो अब ये एक सिंपल सा टॉपिक है। अब आप इट इज़ हाईली अनलाइकली कि सिर्फ इसी टॉपिक पे मेंस में क्वेश्चन आ जाए, बट आप इस एग्जाम्पल को कोट कर सकते हैं अलग अलग GS पेपर्स में। GS1 में इट इज़ इम्पॉर्टेंट जब क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस की डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे। GS3 में इट इज़ इम्पॉर्टेंट जब हम लोग डिज़ास्टर मैनेजमेंट, जैसे ऑयल पोल्यूशन हो सकता है, दैट इज़ अ थ्रेट, या फिर क्लाइमेट चेंज को लेके, इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी नीड्स को लेके उस एग्जाम्पल को कोट किया जा सकता है। देन GS2 में इंटरनेशनल रिलेशंस में ये एक इम्पॉर्टेंट थीम बन जाता है कि हाउ इट विल रिड्यूस, कि इंडिया की जो डिपेंडेबिलिटी है अलग कंट्री, मिडिल ईस्ट वगैरह कंट्री पे, वो कैसे रिड्यूस होगा। तो इस तरीके से आपको सोचना पड़ेगा कि आप कैसे उन करंट थीम्स को अपने आंसर राइटिंग में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, अपने कंटेंट या अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। तो ये है एक ब्रॉड स्ट्रैटेजी अबाउट हाउ टू फोकस ऑन मेंस। अब मेंस में भी कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि स्टैटिक हैं, वो सबको पता है। वो 4 सब्जेक्ट है हमारे, पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन पहला, हिस्ट्री, वो तो मोस्ट स्टैटिक है, उसमें तो कुछ ऐसा चेंजेस होने के नेग्लिजिबल चांस है। उसके बाद फिर हमारी आती है इकोनॉमिक्स टू सम एक्सटेंट वो डायनामिक भी है, हाइब्रिड है, बिकॉज उसमें डेली कुछ ना कुछ अपडेट्स आते हैं, बट जो उसके बेसिक कंटेंट है जिससे आपकी बेस डेवलप होगी, जहाँ से आपको चीज़ें समझ में आएंगी, वो कहीं ना कहीं स्टैटिक है। और फोर्थ इज ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी भी इन जनरल चेंज नहीं होती है रोज। अब इंडिया की जो जियोफिजिकल लोकेशन है, जो उसका स्ट्रैटेजिक पार्ट है, जो भी हमारे नेबरहुड है, वो चेंज नहीं होती। तो जो स्टार्टिंग होनी चाहिए हमारी तैयारी की, वो स्टार्टिंग से होनी चाहिए। क्योंकि मैंने क्या किया था कि व्हेन आई स्टार्टेड 2022 में, तो मैंने भी स्टार्टिंग में न्यूज़पेपर रीडिंग स्टार्ट की थी, बट देन मुझे लगा कि यार मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, बिकॉज आई वॉज नॉट मच अवेयर कि इंडिया का इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, या फिर हमारा जो जोग्राफिकल कोई एक्सप्लेन सेक्शन में यदि कुछ आर्टिकल आ रहा है, तो आई वॉज नॉट मच कॉन्फिडेंट अबाउट दैट, बिकॉज आई वॉज नॉट मच प्रिपेयर्ड इन द स्टैटिक पार्ट। तो ये जो स्टैटिक पार्ट है, इसको आप समय दो, 5 महीने 6 महीने लगेंगे, बट इन स्टैटिक पार्ट को आप अच्छे से कवर अप करो, क्योंकि जो आगे की जो टॉपिक्स आप पढ़ोगे वो इन्हीं फाउंडेशन पे बिल्डअप होगी। उसके बाद कुछ डायनामिक पार्ट है। तो डायनामिक पार्ट जो वो पार्ट है जो कि एवरीडे चेंज हो रही है, एंड मोस्ट लाइकली न्यू टॉपिक से ही यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगा। मतलब पुराने टॉपिक्स यूपीएससी पूछे, इट इज़ क्वाइट अनलाइकली, पर्टिकुलरली इन मेंस। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट होते हैं वो जनरली IR हैं। तो जो पिछले 1.5 साल 2 साल में इंडिया की जो डिप्लोमेटिक स्ट्रैटेजी रही है, उन पे ज़्यादा फोकस होगा मेंस क्वेश्चन का। उसके बाद जो हमारे साइंस एंड टेक है, वो तो आई फील कि कम्प्लीटली करंट ओरिएंटेड है, कि अगर कोई स्पेस मिशन हुआ है, कोई बायोटेक्नोलॉजिकल इवोल्यूशन हुआ है, या फिर हमारे कंट्री में कुछ वेपन बनी है, या फिर कुछ हमारा न्यू प्रोजेक्ट आया है, तो उन चीज़ों पे यूपीएससी का हमेशा से फोकस रहता है। तो साइंस एंड टेक स्टैटिक नॉलेज चाहिए होगी उन चीज़ों को समझने के लिए, बट जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे दैट इज़ मोर और लेस will be derived from the current affairs part। उसके बाद जो हमारा डिज़ास्टर मैनेजमेंट है, वहाँ पर भी एक लिमिटेड लिस्ट है डिज़ास्टर मैनेजमेंट की, जैसे कि अर्बन फ्लड्स हैं, अर्थक्वेक्स है, सुनामी वगैरह है, बट वहाँ पे भी जो यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है दैट इज़ मोर और लेस डिपेंडेंट कि पिछले 2 साल या
1.5 साल में कौन से डिज़ास्टर हमारे नेबरहुड में या इंडिया को इफेक्ट किए हैं। एंड लास्ट इज़ इंडियन एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर में भी आपको एक स्टैटिक नॉलेज की तो रिक्वायरमेंट है ही, बट जो क्वेश्चंस आएंगे दैट इज़ अगेन कि गवर्नमेंट की स्कीम्स क्या है, गवर्नमेंट एग्रीकल्चर में किस चीज़ों पे फोकस कर रही है, तो वो डायनेमिक पार्ट को आपको प्रिपेयर करना होगा। एंड लास्टली इज़ द हाइब्रिड थीम्स। अब हाइब्रिड वो चीज़ें हैं कि जब आप आंसर लिखोगे तो सिर्फ एग्जाम्पल्स नहीं डाल सकते हो, सिर्फ करंट वाली चीज़ें नहीं होंगी, वहाँ पे आपको अपने नोट्स होने चाहिए, आपके कीवर्ड्स होने चाहिए, स्टैटिक की नॉलेज ज़रूरी है। एंड दैट इज़ द सब्जेक्ट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, जो जीएस का काफ़ी नेग्लेक्टेड एरिया है। जीएस 1 में इंडियन सोसाइटी पे अराउंड 5-6 क्वेश्चंस होते हैं, लगभग 100-150 मार्क्स, 100 to 125 मार्क्स के पेपर होता है। तो वहाँ पे भी आपको अगेन स्टैटिक की नॉलेज चाहिए एंड फिर आपको वहाँ पे अपने एग्जाम्पल से सब्सटैंशिएट करना होगा। तो इस तरीके से आप एक ब्रॉड फ्रेमवर्क बनाइए कि आप किस तरीके से टॉपिक्स को कवर करेंगे। स्टैटिक से स्टार्ट कीजिए, उसके बाद उनके कुछ नोट्स बना लीजिए और फिर वहाँ पे अपने जो नए एग्जाम्पल्स आ रहे हैं उन नोट्स में ऐड ऑन करते जाइए। तो कैन वी गो ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। तो उसके बाद एक जो यूपीएससी का रोड मैप है जो मैंने फॉलो किया एंड विच आई फील इज़ वन ऑफ द ऑप्टिमल, तो वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। क्योंकि जो ये पूरी जर्नी है, ये ऐसा नहीं है कि आपने 1 महीने पढ़ाई की और आप अगले महीने रिजल्ट आ गया एंड यू हैव क्वालिफाइड। ये एक लॉन्ग प्रोसेस है, एक मैराथन टाइप का प्रोसेस है। आपको लगभग 1 साल सिर्फ तैयारी करनी पड़ेगी, फिर अगले अटेम्प्ट जब आप देंगे तो वहाँ पे 1 साल का ये पूरा एग्ज़ाम प्रोसेस है। तो ऑलमोस्ट यू विल हैव टू डेडिकेट 2 years ऑफ योर लाइफ इन दिस प्रोसेस, अगर आप लकी हैं कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर कर लेते हैं। तो इसमें मेरा क्या रहता था कि व्हेनेवर आई विल मेक माई टारगेट्स कि मुझे कैसे पढ़ना है और मुझे कैसे इस कंप्लीट प्रोसेस में अपने आप को कंसिस्टेंट रखना है, रोज़ दिन कुछ ना कुछ पढ़ना है, अपने आप को मोटिवेटेड रखना है। तो उसके लिए मैं एक लॉन्ग टर्म गोल तो होगा मेरे मन में कि चलो मैं इस महीने में अक्टूबर में मैं सपोज पॉलिटी को कंप्लीट कर लूँगा। ये एक ब्रॉड गोल है, बट सिर्फ ये गोल रखने से वो काम नहीं चलेगा। आपको रोज़ दिन अपने डेली टारगेट्स बनाने पड़ेंगे। तो मेरा डेली टारगेट्स ऐसा होता था कि मैं प्लान करता था कि आज मैं सपोज़ लक्ष्मीकांत बुक को रीड करूंगा, तो वहाँ पे मैं कौन से चैप्टर को कवर अप करूंगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे डाला भी है कि आई विल रीड दिस पर्टिकुलर चैप्टर फ्रॉम पॉलिटी, ये मेरा टारगेट होगा। ये टारगेट नहीं कभी रखना चाहिए कि मैं इतने घंटे पढ़ लूँगा, बिकॉज देन अगेन वो घंटे में आप क्या कर रहे हैं, उस आवर्स को आप कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं, यदि वो आपको पता नहीं है तो देन अगेन वो टारगेट का कोई उतना सेंस बनेगा नहीं। तो ये एक पहला चीज़ है कि आप लोग अपने लिए एक टारगेट रखिए और अपने आप को क्लैरिटी दीजिए कि मैं आज के दिन ये चीज़ों को पढ़ लूँगा। उसके बाद फिर जब मैं पढ़ूँगा तो उनमें जैसे कि पहले भी बताया कि ऑप्शनल एक बहुत बड़ा चंक है विच इज़ अबाउट 500 मार्क्स एंड वहाँ पे आपको कम से कम 270 मार्क्स चाहिए होंगे ताकि आप एक अच्छा रैंक सिक्योर कर सको। तो नाउ आई विल ट्राई टू बैलेंस कि जो मेरा जीएस है और जो ऑप्शनल है वो मेरे कोर स्टडी का पार्ट बने। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं 1 महीने सिर्फ जीएस पढ़ रहा हूँ या 1 महीने सिर्फ ऑप्शनल पढ़ रहा हूँ। तो आप अपने अकॉर्डिंग कि आप कैसे सूटेबल महसूस कर रहे हैं, आप कितने घंटे जीएस को दे रहे हैं तो आप प्रोडक्टिव हैं, या फिर आपका ऑप्शनल में आप कितने कंफर्टेबल हैं, आप अपने टाइम को डेडिकेट कीजिए। जैसे मेरा ये रहता था कि मैं इन जनरल दिन के समय जब मैं दोपहर को पढ़ाई करता था तो दैट वाज मोस्टली अराउंड जीएस पार्ट, क्योंकि मैंने सुबह में अगर 1 घंटे न्यूज़पेपर पढ़ी है इन माई 3rd अटेम्प्ट तो मैं उन चीज़ों को जीएस पे फिर ट्रांसफ़र करूँगा, थोड़ा लिंकअप बैठाना चाहूँगा। और फिर जो मैं रात को जब पढ़ूँगा तो उस वक्त इन जनरल मैं ऑप्शनल पढ़ता था। दैट इज़ नॉट रिजिड, क्योंकि वो भी आपके नीड ऑफ द आवर पे चेंज करेगा। यदि आप बहुत दूर है प्रीलिम्स या मेंस से तो वहाँ पे आपकी स्ट्रैटेजी अलग होगी। जब आप प्रीलिम्स के क्लोज आ चुके हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा जीएस सीसैट पे फोकस करना पड़ेगा, और जब मेंस आप लिख रहे हैं तो उस वक्त आपको ऑप्शनल पे वेटेज बढ़ानी पड़ेगी, आपको ऐसे प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो उस तरीके से थोड़ा अपने आप को फ्लेक्सिबल रखिए, देखिए कि क्या ज़रूरत है और उस हिसाब से अपने डेली टारगेट्स को बनाइए, अपने कोर स्टडी सेशंस डिसाइड कीजिए एंड फिर आप आगे जाइए। उसके बाद 3rd मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है इस पूरे प्रोसेस में दैट इज़ रिविज़न। क्योंकि आप रोज़ कुछ पढ़ रहे हो बट आप कितना रिटेन कर पा रहे हो वो आप एग्ज़ाम में लिखोगे। आपने सपोज़ कीजिए कि
एक चैप्टर को बहुत ही डिटेल में पढ़ लिया, सपोज आप 2 दिन तक 3 दिन तक सिर्फ फंडामेंटल राइट्स पढ़ते रहे और उसके बाद आप नेक्स्ट डे बिल्कुल कंप्लीट न्यू चैप्टर पे चले गए, फिर 1 महीने तक आपने फंडामेंटल राइट्स टच भी नहीं किया, तो देयर इज़ वेरी हाई चांस कि आप 1 महीने 1.5 महीने बाद आपको फंडामेंटल राइट्स के मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स याद भी ना हो। तो इसीलिए रिवीजन का क्या है कि जब भी आप फैक्ट्स को दिमाग में रखते हो, पर्टिकुलरली जब कुछ नेम है, किन्हीं पर्सन का नेम आपको याद करना है, आपको कुछ डेटा याद करनी है, आपको कोई कमिटी के नेम्स, इंस्टीट्यूशन की डेटा याद करनी है, तो दैट विल नॉट विल गेट रिटेन्ड इन योर माइंड। तो उसके लिए ज़रूरत है कि आप क्या करो कि वो सारी चीज़ों को जो आप याद नहीं कर पा रहे हो उनको एक जगह पे लिख लो। आप किसी पेपर पे A4 साइज सीट या फिर वो कोई कॉपी डायरी जो आपके सामने हर वक्त हो, आप वहाँ पे लिखते जाओ और उन चीज़ों को आप बार बार रिवाइज़ करो। अगर किन्हीं चीज़ को आप मल्टीपल टाइम्स देखते हैं ना, तो वो आपके दिमाग में एक इम्प्रेशन छप जाती है। तो ये मैं करता था। और रिवीजन का एक तरीका जो मुझे बहुत अच्छा लगा, जो मैंने सीखा इस प्रिपरेशन में, कि रीड करके रिवाइज करना इज़ नॉट दैट वर्थ इट। क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि अगर आप सामने में चीज़ों को देख रहे हैं और फिर रिवाइज कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक है कि वो चीज़ें आपके दिमाग में हिट स्ट्राइक करेगी। बट यदि आप एक्टिवली रिकॉल करते हैं किसी चीज़ को कि आपने अपने नोट्स कंटेंट को बंद किया हुआ है एंड देन यू आर ट्राइंग टू रिवाइज इट कि क्या मुझे याद है, तो वो ज़्यादा फ्रूटफुल होगा आपके लिए। तो वैसे आप कीजिए और जो चीज़ फिर आप वहाँ पे भूल रहे हैं उनके नोट्स बनाइए और फिर उसको रिवाइज कीजिए। एंड फाइनली जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, मतलब सारे फेज इंपॉर्टेंट हैं, बट व्हेन एग्ज़ाम क्लोज है, जब आपको एग्ज़ाम लास्ट में देना है, तब प्रैक्टिस पे आपको अपनी फोकस बढ़ानी पड़ेगी। मेंस के एग्ज़ाम में बिना लिखे जाने का आई थिंक कि कोई सेंस नहीं बनता है। अगर आप बहुत ही एक्सेप्शनल हो, यू आर एक्सीलेंट राइटर, तब आप ऐसा हो सकता है कि आप बहुत अच्छा लिख दो सिर्फ पढ़ के। बट मेरे केस में ऐसा नहीं था, मैं थोड़ा स्लो लिखता हूँ और साथ ही साथ मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ा इन बोथ ऑफ माय अटेम्प्ट्स कि मैं कैसे मेंस को टैकल करूँ। तो उसके लिए आई सजेस्ट कि आपको कम से कम एटलीस्ट 30 टेस्ट तो लगाने चाहिए बिफोर यू गो टू द एक्चुअल एग्ज़ाम। और आप पूरा अपने आप को वहाँ पे टाइम मैनेज करो। आप देखो कि आप किस तरीके से आंसर को स्ट्रक्चर कर रहे हैं, आप किस तरीके से कितने मिनट में किस आंसर को लिख रहे हैं। तो यदि आप वो प्रैक्टिस अपने दिमाग में डेवलप करके जाते हैं तो उससे आपका क्या होगा कि माइंड, ब्रेन, हैंड सब कुछ सिंक में चलेगा पेपर में और फिर वहाँ पे आपको दिक्कत नहीं होगी लिखने में। तो इस तरीके से आप अपने पूरी स्ट्रैटेजी को चेंज कीजिए, पूरे स्ट्रैटेजी को प्लान कीजिए कि आपको पढ़ना है, आपको रिवाइज कितने दिनों पे करना है, कितने दिन बाद रिवाइज करना है, स्पेस रिवीजन जिसको हम लोग कहते हैं उस पर फोकस कीजिए। एंड फाइनली कि एग्ज़ाम से पहले तो खूब प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिए बिकॉज दैट विल ओनली गिव यू रिवॉर्ड। तो वी कैन नाउ गो ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। तो ये मैंने एक ब्रॉड रोड मैप बनाई है जो शायद मैंने फॉलो की है अपने मेंस में, क्योंकि जब मैं अपना पहला मेंस लिख रहा था तो उस वक्त जब प्री का रिज़ल्ट हुआ था तो मैंने बेयरली शायद कोई आंसर लिखे होंगे, और यदि लिखे भी होंगे तो शायद वो बहुत बेकार रहे होंगे, दैट आई एम नॉट वेरी श्योर ऑफ। तो मैंने क्या किया कि जो स्टार्टिंग के 15 दिन है, जैसे अभी प्री का रिज़ल्ट मोस्ट प्रोबेबली इस वीक आ जाना चाहिए, आई डोंट नो बट जस्ट बेस्ड ऑन द प्रीवियस एक्सपीरियंस मैं बोल रहा हूँ। तो जो स्टार्टिंग के 15 दिन होते हैं जब तक रिज़ल्ट नहीं आता है, तो उस वक्त क्या कीजिए, इवन इफ़ यू आर श्योर और नॉट श्योर कि आप मेंस लिखेंगे, उस वक्त एटलीस्ट आपने जो ऑप्शनल को छोड़ा हुआ था पिछले 1-1.5-2 महीने से, क्योंकि आप प्रीलिम्स पे फोकस कर रहे थे, आप वो सारी चीज़ों को रिवाइज करना स्टार्ट कर दीजिए। आप अपने जितने मटेरियल हो सकता है, क्योंकि मेंस का मटेरियल थोड़ा डिफरेंट होता है, इट इज़ नॉट एग्जैक्ट व्हाट वी रीड इन प्रीलिम्स। तो जितने आपको फैक्ट शीट बनानी है, आप जो अक्रॉस पेपर्स यूज़ कर सकते हैं, जो कमिटी रिकमेंडेशन होगा, या फिर जो मेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट है जैसे इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, उनके नोट्स जो आपने बनाए थे उनको आप कंसोलिडेट कीजिए, अपने ऑप्शनल को रिवाइज कीजिए एटलीस्ट जब तक कि प्री का रिजल्ट नहीं आ जाता। उसके बाद जब प्री का रिजल्ट आ गया तो अगले जो 10-15 दिन हुए, नाउ व्हेन यू आर श्योर कि आप मेंस लिख रहे हो, तो मैंने ये किया था कि आई जॉइंड अ टेस्ट सीरीज़, बिकॉज टेस्ट सीरीज़ में मैंने ये देखा कि जितने भी उनका शेड्यूल है टेस्ट का, तो उन टेस्ट के शेड्यूल कि अकॉर्डिंगली मैं चीज़ों को जब रिवाइज़ कर रहा हूँ तो मैं काफ़ी प्लान्ड वे में रिवाइज़ कर रहा हूँ। मेरी तैयारी एक स्ट्रीमलाइन हो चुकी है बिकॉज नाउ मुझे पता है कि 2 दिन बाद मुझे ये टेस्ट लिखना है, तो एनी हाउ आई विल हैव टू रिवाइज दोज थिंग, तभी मैं जाकर वहाँ पे लिख पाऊँगा। और इसी बीच में आप क्या कीजिए कि आप अपने स्ट्रक्चर और प्रेजेंटेशन पे वर्क कीजिए, क्योंकि आप स्टार्ट कर रहे हैं या फिर आपने पहले भी लिखा है बट क्योंकि आपने बहुत दिन 2 महीने 1.5 महीने से आंसर नहीं लिखे हैं, तो आप अपने
स्ट्रक्चर पे वर्क कीजिए, प्रेजेंटेशन पे वर्क कीजिए कि किस तरीके से आप उसको इम्प्रूव करेंगे, फ़ॉन्ट साइज़ आप कितना रखेंगे, आप पेपर को कैसे यूटिलाइज़ करेंगे, पेज को कैसे भरने की कोशिश करेंगे। इन चीज़ों पे आप अगले 15-20 दिन काम कीजिए। नाउ व्हेन यू आर डन विथ कि आपके रिवीजन अच्छी खासी चल रही है, आपका आंसर का स्ट्रक्चर वगैरह ठीक ठाक बन पा रहा है, अब उसके बाद आप PYQ पे शिफ्ट कर जाइए, क्योंकि आपने एक अंदाज़ा ले लिया टेस्ट सीरीज़ में 2-3 टेस्ट लिख के, 2 टेस्ट लिख के कि कैसे लिखना है, कैसा क्वेश्चन होगा। नाउ शिफ्ट टू PYQ कि वहाँ पे जो UPSC क्वेश्चंस पूछ रही है उनमें मैं कैसे अपने आप को टैकल करूँगा, बिकॉज एनीवे कोई भी कोचिंग UPSC को कम्प्लीटली नहीं सिमुलेट कर सकता है। दे विल जस्ट ट्राई टू मेक व्हाट दे थिंक इज़ इम्पॉर्टेंट, बट UPSC की लैंग्वेज अलग होती है, उनके पूछने का तरीका अलग होता है। तो इसीलिए 1 महीने के बाद आप UPSC के PYQ को प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर सकते हैं। उस बीच आप टॉपर कॉपीज़ को भी पढ़िए, क्योंकि आपने एक अपना स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। नाउ सी कि आप अपने स्ट्रक्चर को टॉपर्स से कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, उनके कॉपी से क्या लर्निंग आप ले सकते हैं। और साथ ही साथ उस वक्त तक क्या होगा कि क्योंकि आपने बहुत सारे टेस्ट दिए हैं, आपको पता चल चुका है कि कौन सा एरिया आपका वीक है, कौन सा एरिया आपका ठीक ठाक चल रहा है, तो उन जगहों पर आप अपने 1 पेजर नोट्स बना लीजिए कि आई वॉज नॉट मच वेल इन दिस पेपर, तो यहाँ पे यदि फिर से कोई क्वेश्चन आता है तो मैं इस तरीके के पॉइंट्स फ्रेम करने की कोशिश करूंगा। तो अपने नोट्स को कंसोलिडेट करके बिल्कुल शॉर्ट एंड क्रिस्प कर लीजिए। 1 से 2 पेज मैक्सिमम होना चाहिए, क्योंकि एनीवे वहाँ पे आपको हर क्वेश्चन में 2 पेज या 3 पेज मिलेगा, तो आपको बस उतने में ही बहुत सारी बातों को लिखना है। उसके बाद जब 2 महीने बीत चुके हैं, यू कैन सी कि मेंस काफ़ी क्लोज है, तो बिल्कुल उस वक्त मैं तो यही करता था कि बिल्कुल सिमुलेटर मोड में चला जाता था कि मैं बिल्कुल 3 घंटे में पेपर लिखूंगा। पेपर यदि कंप्लीट नहीं भी हो पा रहा है तो आई लीव इट। मैं ये नहीं करूँगा कि 4 घंटे में पेपर लिख रहा हूँ, 3 घंटे में ही जितना हो पाएगा लिखूंगा और फिर इवैल्यूएट करके करवाऊंगा या खुद से देखूंगा कि हाउ वेल आई हैव डन, यदि मैंने 18 क्वेश्चन ही लिखे हैं या 19 क्वेश्चन ही लिखे हैं। उसके बाद टाइम मैनेजमेंट वगैरह पे उस वक्त तक आपको फोकस कंप्लीटली हो जाना चाहिए। एंड अब चूंकि आपने ऑलमोस्ट 2-2.5 महीने पूरा मेंस की तैयारी कर ली है, तो जो लास्ट के बेयरली 10 दिन 15 दिन बच रहे हैं, उनमें सिर्फ आप ये करो कि रिकॉल करो, रिवाइज करो, जितने मटेरियल्स आपने कंसोलिडेट किए हैं उनको बार बार रिवाइज करो, जितने टॉपिक्स पे आंसर लिख रखे हैं उनको अच्छे से अपने दिमाग में बिल्कुल इम्बाइब कर लो, ताकि आप मेंस के लिए कॉन्फिडेंट महसूस करें। तो ब्रॉड स्ट्रैटेजी यही है, मेंस के लिए 1 पेजर नोट्स होने चाहिए, PYQ का प्रैक्टिस होना चाहिए, एंड आपने कम से कम हर एक अटेम्प्ट में, मेरा ये था कि कम से कम 1000 आंसर्स लिख दो आप बिफोर गोइंग टू द एक्चुअल मेंस। तो ये एक ब्रॉड स्ट्रैटेजी है। एंड देन वी कैन गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब यहाँ पे जैसा मैंने आपको बताया उसी को मैंने एक स्लाइड में क्रिस्पली लिखा है, दैट यू नीड टू थिंक क्लियरली, क्योंकि एग्जाम में सिर्फ 7 मिनट मिलेंगे 10 मार्कर के लिए और 10 मिनट मिलेंगे, 12 मिनट मिलेंगे ऑन एन एवरेज 15 मार्कर के लिए। तो वहाँ पे सोचने का टाइम नहीं है आपके पास, क्योंकि पेज को कम्प्लीटली भरना ही एक बहुत बड़ी चुनौती है आपके सामने। तो आपको पहले से टॉपिक्स पे ब्रेनस्टॉर्मिंग हो रखी जानी चाहिए। जितने भी थीम्स UPSC ने पूछी है या वो पूछ सकता है बेस्ड ऑन द मॉक्स आपने दिए हैं, जो करंट अफेयर्स आपने पढ़ा है, उन सारे टॉपिक्स पे एक ब्रॉड मैप, माइंड मैप बना के जाइए कि यदि एक जेनरिक इंफ्रास्ट्रक्चर का क्वेश्चन है, आई डोंट नो, तो मैं इसको किस तरीके से लिखूंगा। उसके बाद क्वेश्चन को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज एक होता है कि आपने एक टॉपिक देखा, सपोज सोलर एनर्जी का एक क्वेश्चन है और आपने वो लिख दिया जो आप पढ़ के आए हैं, तो दैट विल नॉट फिच यू मार्क्स। मार्क्स तब मिलेंगे जब आप वो चीज़ लिख कर आ रहे हो जो पूछी गई है। तो इसीलिए एक तो क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ो, उनका जो डायरेक्टिव वर्ड है क्रिटिकली एग्जामिन, इवैल्यूएट, कमेंट, तो उनको उसी अकॉर्डिंगली आपको देखना होगा। यदि कहीं क्वेश्चन के एंड में कमेंट लिखा हुआ है तो वो आपकी राय नहीं जानना चाह रहे हैं कि आप अपनी बातें बता दो, दैट यू आर राइटिंग एन एडिटोरियल, ऐसा कुछ नहीं है। यदि कोई कमेंट लिखा हुआ है देन रीड उसकी पीछे वाली स्टेटमेंट को और उसको सब पार्ट में ब्रेक कीजिए, उन सब पार्ट्स को फिर एड्रेस कीजिए अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड डेटा, स्टैंडर्ड थिंग्स जो हम लोग पढ़ के गए। उसके बाद जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि प्रेजेंटेशन पे तो आपको वर्क करना पड़ेगा। जितना ज़्यादा आप मैप्स और डायग्राम्स यूज़ करेंगे तो इससे आपका एक तो टाइम मैनेजमेंट बेटर हो जाएगा, आप ज़्यादा स्पेस को यूज़ करेंगे इन कम टाइम, तो उस तरीके से आप डायग्राम्स पे फोकस करो। यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेस इज़ नेसेसरी, क्योंकि मैंने ये चीज़ महसूस की कि फर्स्ट वाले मेंस में मैंने
हर आंसर में लास्ट में एम्प्टी स्पेसेस छोड़ दिए थे। बट इस बार मैंने क्या किया था कि मैंने पूरे टॉप टू बॉटम पूरा पेजेस भरे थे। मैंने ऐसा प्रैक्टिस की थी कि मैं पूरे पेजेस भर के आऊँगा, तो दैट विल हेल्प अ लॉट। और उसके बाद थोड़ा आप अपने पॉइंट्स को कैसे इंडेंट करोगे, किस तरीके से नंबरिंग दोगे, बुलेट्स पॉइंट डालोगे, इन सारी चीज़ों पे वर्क होना चाहिए। उसके बाद लास्ट में वैल्यू एडिशन, एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि हम लोग वैल्यू एडिशन कैसे करें, बिकॉज वहाँ पे आपको हर क्वेश्चन में हाफ मार्क्स मिलने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो उसके लिए जो मैंने चीज़ें यूज़ की थी, जैसे अभी भी रिसेंटली ऑनरेबल चेयरमैन सर ने डाला था कि उन्होंने एक ब्रॉड आइडिया दिया था कि वी आर यूजिंग गवर्नमेंट वेबसाइट्स, वी आर यूजिंग न्यूज़पेपर्स एंड ऑल। तो उस तरीके से आप लोग भी फोकस कर सकते हैं कि जो भी पीआईबी आती है, गवर्नमेंट प्रेस रिलीज़ देती है, या फिर बहुत अलग भी जैसे पीआरएफ है जहाँ पे आप जाके पार्लियामेंट रिलेटेड डेटा ले सकते हैं, तो उन जगहों का आप यूज़ कीजिए। इकोनॉमिक सर्वे, बजट से डेटा उठा सकते हैं, उन डेटा को अलॉन्ग विथ सोर्स कोट करने की ज़रूरत है आपको। एंड उसके बाद मॉडल आंसर से भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाती है, क्योंकि मैं तो यही करता था कि बहुत सारे मॉडल आंसर से डेटा उठा लेता था और फिर उनको एज इट इज़ अपने नोट्स में डाल लिया, या फिर अगले आंसर जब लिखा तो उस तरीके से आंसर में उनको ऐड ऑन कर दिया। और इफ़ यू वांट कि मैं 2-4 टॉपिक में कुछ अलग करूं, तो आप चैट जीपीटी से भी अगर आपने प्रॉम्प्ट डाला और आप चाहो तो वहाँ पे मांग लो उनसे कुछ एग्जांपल्स, फिर वहाँ से कुछ अच्छे एग्जांपल्स आप ले सकते हो। अब एग्जांपल ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि एग्जामिनर को ही पता ना हो, तो जस्ट ट्राई टू मेक सेंस। ऐसा एग्जांपल्स निकालो जो कि वहाँ पे आप डालो तो एग्जामिनर गेट इम्प्रेस्ड, नॉट ही गेट डीमोटिवेटेड कि यार ये क्या लिख रहा है। और फाइनली जो था कि जो इस बार मैंने देखा काफ़ी ज़्यादा ये वर्क किया कि अब शायद GS1 GS2 ऐसे साइलोज में थिंक करने से आपकी प्रोडक्टिविटी कम जाएगी, क्योंकि इस बार भी GS1 में यूपीएससी ने पब्लिक सर्वेंट के इथॉस पे क्वेश्चन पूछा था, फिर GS1 में आई थिंक ड्रोन्स एंड रिमोट सेंसिंग पे क्वेश्चन था। तो ऐसा मत सोचिए कि मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ तो उसको सिर्फ GS1 में डालूंगा। ट्राई टू इंटरलिंक पेपर, जैसे यदि PLFS की डेटा है कि 42% इज़ द फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन, तो उसको आप GS1 के सोसाइटी में भी कोट कर सकते हैं, GS2 के एम्प्लॉयबिलिटी एजुकेशन में कोट कर सकते हैं, GS2 में कोट, GS3 में आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जेंडर इंक्लूसिव ग्रोथ, ये सारी चीज़ों में कोट कर सकते हैं। फिर GS4 एथिक्स में जेंडर एम्पावरमेंट इज़ ए इम्पॉर्टेंट थीम, वहाँ पे कोट कर सकते हैं। तो इस तरीके की डेटा उठाइए जो अक्रॉस दी पेपर यूज़ करो, लेकिन हर पेपर में उसको कोशिश रखना है कि वो डेटा एक ही बार जाए। तो इस तरीके से आप थोड़ा मल्टी डायमेंशनल सोचिए, हॉलिस्टिक सोचिए, और वो तभी होगा कि जब आपको सिलेबस पता है हर GS पेपर का। तो ये एक ब्रॉड आइडिया थी मेरी मेंस के लिए। वी कैन गो ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। अब लास्ट में जो मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम थी, क्योंकि मैंने सारी तैयारी ऑनलाइन की थी, तो ये होता है कि वी हैव अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन। हर टॉपिक पे यदि आप सर्च करोगे तो हर इंस्टीट्यूशन ने, या फिर हर प्रेस रिलीज़ में, या फिर हर 1 महीने बाद एक प्रेस रिलीज़ आ रही है, उसमें कुछ नया इन्फॉर्मेशन उसी टॉपिक पर है। तो हमारे पास जो प्रॉब्लम है दैट इज़ प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी, कि हमारे पास बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, बट वही है कि हम लोगों के पास ये नहीं है कि हम लोग सब कुछ याद कर सकते, क्योंकि हमारा जो ह्यूमन माइंड है टू सम एक्सटेंट उसके अपने रिस्ट्रेन है, वो सब कुछ याद नहीं रख सकता। तो मैं यही करता था कि आपने एक बुक उठाई, जैसे मैंने हिस्ट्री के लिए यदि बिपिन चंद्रा NCERT, ओल्ड NCERT को फॉलो किया है, तो मैंने तीनों अटेम्प्ट में सिर्फ वही पढ़े हैं। मैं ये नहीं करूँगा कि अगले महीने अलग बुक ला रहा हूँ, तीसरे महीने तीसरा बुक ला रहा हूँ, तो इससे क्या होगा कि आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसीलिए मैंने लिखा भी है कि सिंगल सोर्स की मल्टीपल रिविजन इज़ मच मोर फ्रूटफुल देन मल्टीपल सोर्स और नो रिविजन। तो आप एक ही चीज़ पढ़ो, उनको बार बार पढ़ो, ताकि यदि उस सोर्स से कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आप उसको तो गलत ना करो। उसके बाद यदि आपने एक करंट अफेयर्स को एक जगह पे फॉलो कर लिया, सपोज आपने किसी एक इंस्टीट्यूशन के मैगजीन में या किसी न्यूज़पेपर में उसको फॉलो कर लिया, वहाँ से कुछ कीवर्ड्स, एग्जांपल्स अपने नोट्स में डाल लिए, ऐड ऑन कर लिया। अब ये मत करो कि उसी टॉपिक को 5 जगह से पढ़ रहे हैं, बिकॉज वो एट द एंड सबका कॉन्टेंट लगभग सेम है। किसी का हो सकता है कहीं पे कुछ 10% अलग हो, बट दैट डज नॉट मेक्स मच डिफरेंस। तो आप अपने आप को जितना रिस्ट्रेन करोगे दैट विल हेल्प। आप क्या करो कि अपने कंटेंट को लाओ, उनको फिल्टर करो और उन चीज़ों को कंसोलिडेट करके तैयारी करो, क्योंकि एट द एंड जो हमारे सोर्स हैं दैट इज़ द स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक। जितना भी अलग चीज़ है, ऑनलाइन रिसोर्सेज है, दे आर जस्ट अ सप्लीमेंट, दे आर नॉट अ रिप्लेसमेंट एट ऑल। तो उनसे बस आप अपने कंटेंट को सप्लीमेंट करो और तैयारी करो। तो दिस वाज ऑल विच आई थॉट अबाउट कि दैट इज़ इम्पॉर्टेंट
व्हेन इट कम्स टू मेंस। आप जितना ज़्यादा वैल्यू एडिशन करोगे, जितना, और हर जीएस के पेपर को आप एक अलग तरीके से लिखने की कोशिश करो, सेम स्ट्रैटेजी विल नॉट वर्क। तो सिलेबस को ध्यान में रखते हुए हर क्वेश्चन को अच्छे से फ्रेम करो और हर आंसर को अलग लिखने की कोशिश करो, तो दैट विल हेल्प अ लॉट व्हेन यू विल गो टू द मेंस। एंड लास्टली मैं यही बोलना चाहूँगा कि ये पूरा एग्ज़ाम 3 चीज़ों का है। जैसे 3 P's हम लोग पढ़ते हैं, मॉडरेट्स का जो आइडिया था, तो यहाँ पे भी मैंने 3 P आइडेंटिफाई किए हैं। पहला कि आपको प्रायोरिटाइज़ करना पड़ेगा कि आपको क्या पढ़ना है। तो जस्ट ट्राई टू प्रायोरिटाइज़ कि वो कौन से टॉपिक्स हैं जो आज आप पढ़ोगे, या वो कौन सा कंटेंट है जो आज आप पढ़ोगे। हर सब कुछ आप नहीं पढ़ सकते। इवन इन प्रीलिम्स आपको 100 के 100 क्वेश्चन सही नहीं करने हैं। इस बार का भी जब मैं पेपर देख रहा था तो वहाँ पे बहुत सारे ऑब्सक्योर थीम्स थे। अब इसका मतलब ये नहीं, अगर मैं होता तो शायद मैं उन चीज़ों को नहीं पढ़ता। UN पीस कीपिंग मिशन जो बहुत पुराना था वो पूछा, तो मैं उन चीज़ों को नहीं पढ़ता। बट वो चीज़ें जो कि काफ़ी ज़्यादा रेलेवेंट है, PYQs में पूछी जा चुकी है, मैं उन्हीं को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करता, ताकि यदि उन पे गलतियाँ हुई हैं तो वो दोबारा ना हो। तो अपनी चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ कीजिए। सेकंड P इज़ प्रैक्टिस। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं इवन फॉर प्रीलिम्स, फॉर मेंस, वो उतना ज़्यादा आपको रिटर्न मिलेगा, गिवन कि आप वो एक करेक्ट डायरेक्शन में प्रैक्टिस कर रहे हैं। एंड थर्ड थिंग इज़ पॉजिटिव माइंडसेट, कि यदि आपने एक माइंडसेट बनाई है तो आप उस पर रहिए। आप अगर डीमोटिवेट हो जाएंगे कि मुझसे ये नहीं हो पाएगा, तो देयर इज़ अ हाई चांस कि वो फिर आपसे नहीं हो पाएगा। मेरे अक्रॉस द जर्नी शायद मुझे कभी ऐसा बुरा लगा जब सेकेंड वाले अटेम्प्ट में प्री नहीं हुआ था, तो मुझे ऑब्वियसली बुरा तो लगा, बट कभी मेरे ऐसा नहीं लगा कि यार मुझसे हो ही नहीं पाएगा। मैंने हमेशा एक विश्वास रखा अपने ऊपर कि नहीं हो जाएगा, भगवान पे भरोसा रखा कि बिकॉज आई एम ट्राइंग टू पुट इन माई हार्ड आवर्स, मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो आई विल गेट द फ्रूट फॉर दैट। और यदि उस पर नहीं भी हुआ तो यार कुछ तो अच्छा हो जाएगा, कहीं और कुछ अच्छा कर लेंगे। तो ये एक माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है जो इस कंप्लीट जर्नी में आपको कंसिस्टेंट रखने में मदद करेगा। और लास्टली मैं यही बोलना चाहूँगा कि आप मैनिफेस्ट करते रहिए अपने सक्सेस को। आई ट्राई टू मैनिफेस्ट एवरी डे कि मेरा नाम लिस्ट में आ गया, और IAS तो चलो रैंक 10 आ गई, मैं बन गया, फर्स्ट प्रेफरेंस थी, बट मेरा टारगेट कभी IAS बनने का नहीं था। मेरा टारगेट था कि बस ये एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाए। यदि वो फर्स्ट अटेम्प्ट में भी हो जाता, एनी रैंक आई वुड हैव गॉट, फिर मैं सेकंड अटेम्प्ट नहीं देता। बट लकीली इस अटेम्प्ट में 10th रैंक आ गई, तो आई एम मच ग्रेटफुल टू गॉड। एंड दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। सो जस्ट आप अपने ऊपर विश्वास रखिए और हार्ड आवर्स, अपने हार्ड वर्क पे भरोसा रखिए, एंड देन डेफिनेटली यू विल सक्सीड समवेयर इन योर लाइफ। सो थैंक यू। Okay, so majority of the things have been talked very well by other toppers sitting here. So मेरा जो focus area है वो कुछ alternative path पे है, and where to focus and how to start UPSC preparation पे है। So ये काफ़ी ज़्यादा dilemma होता है when we are in, especially in college, कि कब से यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए, व्हाट्स द राइट टाइम, क्या हमें अपने कॉलेज के एजुकेशन को कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए, एंड वी शुड लुक फॉर यूपीएससी कॉलेज के टाइम से ही। तो मैं इन टॉपिक्स पे अपना फोकस रखूँगी। सो प्लीज़ स्लाइड चला दीजिएगा नेक्स्ट वाला। ठीक है। सो मैं अपनी थोड़ी आपको बताती हूँ कि मैंने कैसे इसको चैनलाइज किया था। इससे आप एक बेटर वे में गेज कर पाएंगे। मेरा मोटिव टू परस्यू एंड गो फॉर सिविल सर्विसेज वाज सिंस क्लास 3 और 4th। तो मेरा हमेशा से वो बचपन वाला जो वी एस्पायर, स्पेशली इन आर बिहार, कि बचपन से वो सपना था कि सिविल सर्विसेज करना है। मेरा उस पाथ पे ही था। मेरा क्लास 12th तक फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी वाला मेरा बैकग्राउंड था। आई अपीयर्ड फॉर नीट एग्ज़ाम, बट क्योंकि मेरी हमेशा से इच्छा थी कि मैं सिविल सर्विसेज का पेपर दूं, तो मैंने 12th के बाद अपना पाथ चेंज किया। नाउ इट्स द क्रिटिकल पॉइंट जहाँ पे आपको डिसीज़न लेना है अगर आप कॉलेज में हैं। उस समय मैंने क्या किया, जब मैं अपना ग्रेजुएशन परस्यू करने का टाइम आया, तो मैंने सोचा कि कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो मुझे अपने ग्रेजुएशन में लेना चाहिए, जिसकी वजह से मुझे सिविल सर्विसेज में हेल्प होगी। मैं पर्सनली एक ह्यूमैनिटीज़ सब्जेक्ट की तरफ जाना चाहती थी, क्योंकि जब आप यूपीएससी का सिलेबस खोलेंगे तो आप देखेंगे कि ह्यूमैनिटीज़ सब्जेक्ट से मोस्ट ऑफ द पार्ट ओवरलैपिंग होते हैं। इट गिव्स यू एन एज। मेरे पास मेजॉरिटी 4 ऑप्शन थे वहाँ पे।
political science, history, economics and geography. I always think and I always say that I love political science and history very much, but मुझे ऐसा लगता है कि history and political science don't love me back. So naturally वो options मेरे लिए नहीं थे. Then I was up for two options, either economics or geography. So क्लास 12th अगर आपने करा है बिहार से और अगर आपने एक नॉन अटेंडिंग पढ़ाई करी है, स्पेशली अगर आप जेई या नीट की तैयारी करते हैं, क्योंकि मैं नीट की तैयारी कर रही थी तो मेरा एकेडमिक बैकग्राउंड नॉन अटेंडिंग वाला था, तो वहाँ पे जो मेरे पास 5th सब्जेक्ट था वो पेंटिंग था. एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने अपना ग्रेजुएशन किया है, तो वहाँ पे इकोनॉमिक्स अगर आपको ग्रेजुएशन करना है तो आपका एक सब्जेक्ट मैथ्स होना कंपलसरी होता है, तो वो नहीं था मेरे पास वो सब्जेक्ट, तो इसीलिए मैं इकोनॉमिक्स नहीं परस्यू कर पाई. थैंकफुली राघव हैज़ परस्यूड एंड सिटिंग हेयर विथ रैंक 4, सो आई वेंट विथ जोग्राफी एज माई ग्रेजुएशन सब्जेक्ट एंड मैंने जोग्राफी ही ऑप्शनल रखा. सो ये पहला स्टेप होगा कि अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहते हैं तो एक बहुत अच्छा पार्ट जो आप इसमें देख सकते हैं वो ये है कि आप ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट से कर रहे हैं, एंड उसमें भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आप क्या ग्रेजुएशन जिस सब्जेक्ट से कर रहे हैं क्या आप उसको ही अपना ऑप्शनल रखना चाहते हैं आगे यूपीएससी की परीक्षा में. मेरा शुरू से ये फोकस था कि मैं उसी सब्जेक्ट में अपना ग्रेजुएशन करूँगी जो मैंने अपना ऑप्शनल ले रखा था. सो आप जब कॉलेज में आए तो आप जो भी सब्जेक्ट्स में आपको इंटरेस्ट है आप उसका सिलेबस देखें. फॉर एग्जाम्पल मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ी हूँ, तो मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी का सिलेबस खोला ज्योग्राफी का एंड मैंने यूपीएससी का सिलेबस खोला ज्योग्राफी का, और मैंने देखा कि उसमें क्या सिमिलैरिटीज़ या क्या डिफरेंसेस हैं. तो मैंने देखा कि मैक्सिमम चीज़ें जो है वहाँ पे ओवरलैप्ड हैं. सो इट गेव मी कॉन्फिडेंस. सो दिस इज़ वन वे जिससे आप अपना मेजर ग्रेजुएशन सब्जेक्ट उसको अगर आप ऑप्शनल में कंटिन्यू करना चाहते हैं तो वो डिसाइड कर सकते हैं. सेकेंड थिंग, कॉलेज के साथ यूपीएससी को बैलेंस कैसे करना चाहिए. सो आई वुड सजेस्ट यू, जो मैंने पर्सनली किया और मेरा ये मानना है कि जो आपके कॉलेज के 3 साल होते हैं वो काफ़ी गोल्डन ईयर्स होते हैं आपके लाइफ के, एंड यू शुड फुल्ली एम्ब्रेस दोज 3 ईयर्स. सो मेरा गोल क्लियर था कि अगर मैंने ज्योग्राफी एज अ सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में परस्यू किया है तो मैं अपना ऑप्शनल पूरा अपने ग्रेजुएशन के समय ही कर लूँगी. मैं ग्रेजुएशन के बाद ये नहीं सोचूंगी कि मुझे और कौन से सोर्सेज देखने चाहिए ज्योग्राफी के लिए या और कौन सी कोचिंग जाना चाहिए, नोट्स इकट्ठे करने चाहिए, क्योंकि अगर मैंने 3 साल एक सब्जेक्ट को दिया है तो मेरा एक उस पर अच्छा कमांड होना चाहिए, मुझे एक अच्छा एडवांटेज मिलना चाहिए. सो अगर आप मेरा यूपीएससी ग्राफ देखेंगे तो मेरे 3 प्रयास में मैं प्रीलिम्स ही क्वालिफाई नहीं कर पाई थी. जिस प्रयास में मेरा प्रीलिम्स हुआ, मेरा मेंस और इंटरव्यू भी उसी प्रयास में हुआ और मेरी रैंक आ गई. इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन मेरे ऑप्शनल को जाता है, क्योंकि जो मैंने पढ़ाई करी थी अपने कॉलेज में मैंने कोई भी नोट्स कहीं से भी यूज़ नहीं करे हैं, इट्स ऑल माय कॉलेज नोट्स. तो वो जो ऑप्शनल में जो मेरे मार्क्स आए हैं उसकी वजह से मुझे ये रैंक मिली है. सो आई बिलीव कि कॉलेज में आपका मेजर फोकस आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट पे होना चाहिए. आप अपने 3 साल जो आपका जो भी मेजर सब्जेक्ट आप ले रहे हैं आप उसको पढ़िए, यूपीएससी के अलाइनमेंट में उसको पढ़िए कि क्या चीज़ें आप उसमें और कर सकते हैं. तो इस हिसाब से जब आपका 3 साल कॉलेज का ख़त्म होगा तो आपके ऊपर एक एडिशनल ऑप्शनल प्रिपेयर करने का लोड नहीं होगा. देन यू कैन वेरी वेल फोकस ऑन अदर पार्ट्स लाइक जनरल स्टडीज़. ओके. सेकेंड थिंग, कॉलेज में रहते हुए क्या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्ट लेना चाहिए, क्या वो टाइम वेस्टेज है. मेरा मानना है कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में अगर आप पार्टिसिपेट करते हो सो इट रिफाइंस योर पर्सनालिटी. इससे अच्छा एक्सपोजर आपको कहीं नहीं मिल सकता है. आई वॉज फॉर्चुनेट टू गेट 200+ मार्क्स इन माई इंटरव्यू एंड इंटायर क्रेडिट गोज टू द माई पार्टिसिपेशन ऑफ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ इन द कॉलेज. आई वॉज एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन डिबेटिंग सोसाइटी ऑफ कॉलेजेस डिफरेंट कॉलेजेस ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी. तो मेरा हमेशा से ही वो थोड़ा स्पीकिंग वाला चीज़ था. तो मुझे ऐसा हमेशा लगता था कि अगर मैं उसको नेचुरली रिफाइन करूं तो वो ऑर्गेनिकली इंटरव्यू में दिखेगी. मुझे वहाँ पे फिर मेरी कोई हॉबी फैब्रिकेट नहीं करनी पड़ेगी कि मैं इंटरव्यू का जब हमारा मेंस का रिजल्ट आया उसके पहले जब इंटरव्यू की तैयारी करनी है तो बैठ के सोच रहे हैं कि हॉबी में लिखें क्या.
क्योंकि मैंने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पे काफ़ी ध्यान दिया था अपने कॉलेज में, एंड डिबेटिंग को ही मैंने अपनी हॉबी में भी डाला था, बिकॉज एंड इट केम नेचुरली टू मी। सो मेरा आपको यही सजेशन होगा कि आप कॉलेज के 3 साल में, स्पेशली फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर ऑफ कॉलेज, आप अपने ऑप्शनल की तैयारी करें एंड अपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करें। जब आप अपने थर्ड ईयर ऑफ कॉलेज पे आएँ तो आप धीरे धीरे न्यूज़पेपर्स को पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं, जस्ट टू सी कि व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड यू एंड व्हाट थिंग्स यू नीड टू बी अवेयर ऑफ। वहाँ से आपको एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव मिलेगा कि वाई दिस एग्ज़ाम इज़ सो कॉम्प्रिहेंसिव इन नेचर, ठीक है। एंड अगर स्पेशली अगर आप ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से हैं, सो आई डोंट थिंक यू नीड टू स्टडी NCERTs इन कॉलेज, अगर आपने 12th में भी ह्यूमैनिटीज़ रखा है। बट अगर आपका साइंस बैकग्राउंड था कॉलेज में, जैसा मेरा था, तो हमारा कई बार टच छूट जाता है अपने ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट से। सो what I did in my last year of college in third year, मैंने सारे NCERTs निकाले और उसको पढ़ा, जस्ट टू सी कि मेरा जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी था डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, इज़ इट गुड, इज़ इट फाइन, और आई नीड टू डू सम एक्स्ट्रा एफर्ट्स ऑन दैट। तो थर्ड ईयर ऑफ कॉलेज में आप ये चीज़ कर सकते हैं। एंड मैं बार बार ये बिल्कुल ही एम्फेसाइज करके बोल रही हूँ कि आप अपने कॉलेज के जो आपके गोल्डन डेज़ हैं, प्लीज़ आप उसको UPSC प्रिपरेशन के ऊपर ओवरशैडो ना करें, उसमें अच्छे से अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे काम करें एंड अपने ऑप्शनल पे काम करें। अगर ये दोनों चीज़ आप कर लेंगे तो जब आप UPSC के फॉर्मल प्रिपरेशन में आएंगे, सो यू विल बी वेरी रिलैक्स्ड, यू विल बी बर्डन फ्री कि अब मुझे जनरल स्टडीज़ वाली चीज़ें करनी है जो काफ़ी डायनेमिक इन नेचर हैं। तो अगर आप वो पहले से भी करोगे तो आपका एक स्टैटिक समझ डेवलप होगा। बट क्योंकि हम सारे सब्जेक्ट्स को एक साथ नहीं पढ़ते हैं, तो जैसे उज्ज्वल ने बताया आपको कि आपको यू नीड टू बी एनालिटिकल इन एवरी क्वेश्चन एंड डू इंटरलिंकिंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स, यू कैन नॉट रीड एनी सब्जेक्ट इन साइलोज। सो कॉलेज के बाद उतनी मैच्योरिटी भी आ जाती है, आपकी समझ भी डेवलप हो जाती है, सो यू विल बी एबल टू डू दैट। ओके, सो ये ब्रॉड 3 ईयर प्लान है जो आप कॉलेज में फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। अब क्या हो गया, बहुत सारे जो हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया है उसमें बहुत सारा जो हमारा ग्रेजुएशन का कोर्स है वो 4 इयर्स का हो गया है। तो यू कैन ट्राई कि जो 4 इयर्स का कोर्स है, जैसे मैंने अपना 3 ईयर का प्लान आपको बताया, बिकॉज व्हेन आई डिड माई ग्रेजुएशन इट वाज 3 ईयर कोर्स, तो मैंने उस हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी को चॉक आउट किया था। सिमिलरली यू कैन प्लान एंड डिवाइज योर ओन स्ट्रैटेजी फॉर योर 4 ईयर प्रिपरेशन इन college. Okay, please next slide. Ultimately it's about how you are balancing your preparation. Never miss out on your major core subjects, because all sitting here will agree with me that GS में सबके more or less equal marks होते हैं, because we all are reading content wise same thing. But आप जो एक edge ले सकते हो अपने preparation में, that can be from optional only. Optional का जो edge है वो आपकी rank को बहुत ज़्यादा decide करता है. So always try कि वहाँ पे आप अपने GPS को मत मिस करो, especially जो आपका 3rd year का पेपर होगा उसमें आप देखेंगे कि जो ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स हैं, ऑलमोस्ट इन एवरी सब्जेक्ट यू हैव जोग्राफिकल, फॉर एग्जाम्पल मेरा जोग्राफी था, सो वी हैड जोग्राफिकल थॉट, पॉलिटिकल साइंस है तो पॉलिटिकल थॉट। इन सब चीज़ों को अगर आप पेपर 1 में स्पेशली लिख रहे हैं तो यू विल बी हैविंग अ वेरी स्कॉलरली लैंग्वेज, वेरी स्कॉलरली कमांड ओवर द सब्जेक्ट एंड इट विल गिव यू मार्क्स। मुझे लगता है कि मैंने वो जो फोकस किया था अपने कॉलेज में, स्पेशली ऑन 3rd ईयर की मैं थिंकर्स को कोट करूँ, सो आई वॉज एबल टू गेट 150 मार्क्स इन माई जोग्राफी पेपर 1 एंड आई थिंक इट वॉज अ डिसेंट मार्क्स। सो इस तरह से आप एकेडमिक बैलेंस कर सकते हो कॉलेज में। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। दिस आई हैव डिस्कस्ड, वी कैन मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। सी उज्ज्वल हैज़ ऑलरेडी टॉक कि ऐसा नहीं करना है कि वी हैव स्टडीड 10 आवर्स एक दिन में और फिर 10 दिन की छुट्टी ले ली। इट्स नॉट अ स्प्रिंट गेम कि आपने आज सारी पढ़ाई कर ली और अगले दिन थक गए। इट्स अ मैराथन एंड मैराथन मीन्स आपको हर दिन के अपने टारगेट्स पूरे करने हैं। सो नेवर ओवर एस्टिमेट योर सेल्फ
और अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ। मैंने देखा है, मैं भी स्टार्टिंग में जब टारगेट्स बनाती थी तो ऐसे बनाती थी, सुबह 7 बजे उठूंगी, 7:15 पे ब्रेकफास्ट करूंगी, 7:30 न्यूज़पेपर पढ़ूंगी। ऐसा मेरा तो नहीं हो पाया, आई डोंट नो अदर वुड बी एबल टू डू इट। तो ये बहुत ज़्यादा ओवर रियलिस्टिक टारगेट्स होते हैं, वो हम अचीव नहीं कर पाते। सो इट्स बेटर कि आप अपने वीकली टारगेट्स बनाओ और मंथली टारगेट्स बनाओ। इवन इन कॉलेज जब आप वीकली टारगेट्स बनाएंगे तो यू विल बी इन चेक कि मुझे इस हफ्ते 21 आवर्स पढ़ने थे, क्या अगर मेरा 15 आवर्स ही हो पाया है एंड इट्स ऑलरेडी सैटरडे, सो आई नीड टू इन्वेस्ट 7 to 8 आवर्स मोर ऑन संडे, सो आई नीड टू प्रायोरिटाइज। So prioritization is the key. You should always balance and you should always prioritize कि आपके study hours को आप prioritize करो। Second thing, always prioritize quality over quantity. अगर आज आप suppose food processing sector के बारे में ही आपने paper 3 में पढ़ा है, तो try to think कि कोई चीज़ वहाँ पे अगर स्टैब्लिश है तो वो क्यों हुई है। अगर हमें कुछ भी हम इम्प्रूवमेंट्स लेके आ रहे हैं या गवर्नमेंट कोई स्कीम लेके आ रही है फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में, या उसके क्या चैलेंजेस हैं, तो उसको आप बहुत एनालिटिकल वे में सोचने का ट्राई करें। ऐसे ना पढ़ें कि आज मुझे फूड प्रोसेसिंग सेक्टर पढ़ना था तो किसी एक नोट्स को उठाया, ऊपर नीचे देख लिया और ख़त्म हो गया। बिकॉज वॉट यू आर डूइंग, यू आर जस्ट वेस्टिंग टाइम। उससे कुछ भी सब्सटैंशियल इनपुट आपके पास गया नहीं एंड यू हैव वेस्टेड योर टाइम ऑल्सो। सो ऑलवेज प्रायोरिटाइज कि कोई बात नहीं, अगर आज एक टॉपिक ही हो पाया तो वो एक टॉपिक ही मैं इतने अच्छे से कर लूँगा कि आई विल नॉट बी नीडिंग एनीथिंग एक्स्ट्रा फॉर दिस। सो try to fix realistic targets for yourself, it will give you confidence also। बहुत सारे बार ये पूछा जाता है कि जर्नी इतनी लंबी हो जाती है, सो हाउ टू बी कंसिस्टेंट, हाउ टू बी मोटिवेटेड। मुझे ऐसा लगता है कि जब अपने टारगेट्स पूरे करते हो और जब आप टिक मार्क करते हो एक दिन के बाद कि आज के मेरे टारगेट्स पूरे हो गए, इट गिव्स यू अ सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन, और वो जो इनर सेटिस्फैक्शन है वही अल्टीमेटली मोटिवेशन के तौर पे काम करता है। ओके, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट स्लाइड। मेरा जैसे मैंने पहले बताया कि 3 प्रीलिम्स नहीं हुए थे एंड इट वाज माय 4th अटेम्प्ट। ऑलरेडी अनिकेत हैज़ टॉक दैट अगर आपके सीरियस 2 अटेम्प्ट्स हो चुके हैं तो यू शुड शिफ्ट टू अ प्लान बी। उनकी अपनी स्ट्रेंथ थी, वो मैथ्स ग्रेजुएट थे तो उन्होंने एसएससी का पेपर दिया। नाउ यहाँ पे भी आपको किसी को कॉपी नहीं करना है। अगर इफ़ यू आर ट्राइंग टू गो फॉर प्लान बी, अगेन सी व्हाट इज़ योर स्ट्रेंथ एंड व्हाट इज़ योर वीकनेस। मुझे ऐसा लगता था कि मैंने बहुत ज़्यादा टाइम और अपना एनर्जी इन्वेस्ट किया है सिविल सर्विसेज में, तो मेरे लिए एक बेटर सुटेबल ऑप्शन स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एग्ज़ाम ही रहेगा। सो मैं बीपीएससी के एग्ज़ाम में उत्तीर्ण हुई थी और आई वॉज सेलेक्टेड प्रीवियसली इन बीपीएससी एंड मैंने 68, 69, 70, 71 चारों बीपीएससी निकाला है। ठीक है, प्रीलिम्स स्टेज मेरा सारा का हो गया था एंड आई हैव अपीयर्ड इन 78th का इंटरव्यू ऑल्सो। सो ये इसीलिए मैं बता रही हूँ क्योंकि यू जस्ट नीड टू गेट नैक ऑफ दैट एग्जाम। अब मैंने वो ऑल्टरनेटिव पाथ क्यों चुना, आई विल बी टेलिंग यू इन नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सी, दिस इज ओवरऑल framework of how you should balance UPSC and BPSC. Here I will talk 3 things कि अगर आप सिर्फ BPSC की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। इफ़ यू आर ओनली प्रिपेयरिंग फॉर BPSC एग्ज़ाम तो आप देखेंगे कि उसमें 3 चीज़ें होती हैं। पहले मेंस की बात करते हैं, एक तो GS1, दूसरी GS2 एंड तीसरा एसए ऑप्शनल पेपर क्वालिफाइंग है बीपीएससी के एग्ज़ाम में। सो GS1 में जो हमारे सेक्शन है वो हिस्ट्री है, करंट अफेयर्स एंड स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन आता है। जो आप हिस्ट्री का थीम उठा के बीपीएससी में देखेंगे तो आप देखेंगे कि वो क्वाइट रेपिटेटिव इन नेचर है। जब आप PYQs देखेंगे, दे हैव फिक्स्ड पैटर्न्स इन दैट। वो गुप्ता एम्पायर पूछेंगे, मौर्यन पूछेंगे, पाला डायनेस्टी पूछेंगे, संथाल रिबेलियन, मुंडा रिबेलियन, ये सारी चीज़ें पूछते हैं। तो उसका सीधा सा बहुत सिंपल सा मेथड है कि PYQ बेस्ड आप एक कंसोलिडेटेड नोट्स बना लें उन टॉपिक्स पे एंड यू विल गेट वेरी गुड मार्क्स इन हिस्ट्री सेक्शन। 5 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आते हैं एंड 2 लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आते हैं, बट टॉपिक्स विल बी रेपिटेटिव इन नेचर। तो आप हर टॉपिक के एक शॉर्ट नोट्स बनाइए और हर टॉपिक के एक लॉन्ग क्वेश्चन के नोट्स बनाइए, बिकॉज 38 मार्कर यू विल बी राइटिंग इन 7 to 8 पेजेस। तो आप उस तरीके से अपना नोट्स बनाइए। सेकेंड, करंट अफेयर के लिए, करंट अफेयर के लिए आप हर किसी की अलग अलग स्ट्रैटेजी होती है। मेरा स्ट्रैटेजी ये था कि जो मैं यूपीएससी के लिए करंट अफेयर का प्रिपरेशन करती थी मैं उसी को बीपीएससी के लिए भी पढ़ती थी। बट नाउ व्हाट टू डू डिफरेंटली हेयर,
आप बीपीएससी का जब परीक्षा दे रहे हैं तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जो बीपीएससी की तैयारी कराते हैं, उनकी जो मैगजीन आती है उसमें एक कॉलम होता है बिहार स्पेशल फोकस, वो आपको बस एडिशनल चीज़ करनी है, क्योंकि करंट अफेयर्स जब आप लिखेंगे तो उसमें बिहार के करंट अफेयर्स पे भी लिखना आता है। तो इट्स बेटर कि क्योंकि उसमें सिर्फ बिहार का करंट अफेयर्स वो पूछ नहीं रहे, नेशनल इंटरनेशनल बिहार तीनों का है। सो इट्स बेटर कि आप वो वाली कंपाइलेशन ले लें और उससे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिसके आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है, आप उन टॉपिक्स के एक कंसोलिडेटेड नोट्स पहले से बना लें, एंड देयर आर हाई चांसेस कि उन टॉपिक्स से क्वेश्चंस यू विल बी गेटिंग इन एग्जाम। सो दिस वे यू कैन गो फॉर करंट अफेयर्स। नाउ थर्ड पार्ट इज स्टैटिस्टिक्स, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड स्कोरिंग पार्ट इन पेपर 1. If you are doing both questions right, you will be getting 72 out of 72, and आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग जिनके 190 200 मार्क्स आते हैं पेपर 1 में, इट्स ओनली बिकॉज दे हैव करेक्टेड बोथ DI का क्वेश्चन। DI को प्रिपेयर करने का सीधा सा वे है कि आप PYQs देखें, उसमें 4-5 तरीके के क्वेश्चन वो पूछते हैं, पाई डायग्राम, ग्राफ्स, चेन वाला पैटर्न, उसके आप मल्टीपल क्वेश्चंस बना लीजिए। बीपीएससी के जितने भी PYQs थे मैंने हर PYQ को सॉल्व किया था स्टैटिस्टिक्स के लिए, एंड आई वाज एबल टू गेट desired marks in the paper 1. So this way you can do paper 1 for BPSC. Now coming to paper 2, it has geography, polity and economy there. सो पॉलिटी जब आप देखेंगे तो आप पेपर 2 का तो आप देखेंगे वो काफ़ी एनालिटिकल पूछते हैं, बट वो कुछ थीम्स के अराउंड होता है, जैसे सेंटर स्टेट रिलेशन, प्रेसिडेंट्स पावर, इज गवर्नर अ रबर स्टैम्प इन इंडिया। तो ये क्वेश्चंस घूम घूम के पैटर्न आते हैं, तो आप इस पे एक बेसिक अपना नोट्स बनाएं और हमेशा वैल्यू एडिशन करने का ट्राई करें। एंड अगर आप बीपीएससी के लिए लिख रहे हैं तो हमेशा ट्राई करें कि जब भी आप केस लॉज वगैरह कोट करें तो वो बिहार स्पेसिफिक हो। जैसे बहुत सारे केसेस आपने पढ़े होंगे जो बिहार स्पेसिफिक है, उनको लिखें। सो वो एक बेटर अंडरस्टैंडिंग दिखाएगा आपकी कि आप बिहार के रिस्पेक्ट में चीज़ों को समझ पा रहे हैं। सेम यू शुड बी डूइंग विथ इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी। ज्योग्राफी एंड इकोनॉमी मेजॉरिटी फोकस उनका मेंस में बिहार की ज्योग्राफी एंड इकोनॉमी पे आता है, स्पेशली मिनरल बेल्ट्स, बिहार को सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर पे हम और कैसे अच्छा कर सकते हैं, जीविका दीदी इनिशिएटिव्स है उन पे लिखने आता है। सो इन टॉपिक्स को आप गेज करें कि व्हाट दे आर आस्किंग इन पेपर 2, एंड इस पे अपना एक नोट्स बनाएं और उसको वैल्यू एडिशन करें। थर्ड, जो एस्से का पेपर आता है बीपीएससी में, यूपीएससी में आपको 2 एस्से लिखने होते हैं 3 घंटे में, बीपीएससी में आपको 3 एस्से लिखने होते हैं 3 घंटे में। सो रफली यू विल बी गेटिंग 1 hour फॉर ईच एस्से। सो 2 एस्से तो कॉमन आते हैं, यू कैन राइट इट, नॉर्मल टॉपिक्स आते हैं। सो बट जो तीसरा टॉपिक होता है वो आपने अगर क्वेश्चन पेपर देखा होगा तो वो बिहारी मुहावरे या लोकोक्ति का आता है। सो जो थोड़ा सा चैलेंज आता है वो डिकोडिंग का आता है कि अगर आप मीनिंग समझ जाएं टॉपिक का तो यू कैन राइट गुड एसेज। सो मैंने क्या किया था उसके लिए एक मैंने बिहारी प्रोवर्ब्स एंड लोकोक्ति की बुक खरीदी थी, एंड जो काफ़ी फेमस मुहावरे वगैरह होते हैं मैंने उनका मीनिंग देख लिया था। अल्टीमेटली अगर आप रीजनल लैंग्वेज में 10-12 मीनिंग समझ लेते हो तो उसके बाद यू गेट द नैक कि आगे को डिकोड कैसे करना है। सो इन दिस वे यू कैन गो फॉर एस्से। नाउ कमिंग टू सेकेंड पार्ट की यूपीएससी एंड बीपीएससी को साइमल्टेनियसली कैसे मैनेज करें, क्योंकि इस अटेम्प्ट में मैंने साइमल्टेनियसली ही मैनेज किया है। मैं बीपीएससी का मेंस के बाद मेरा यूपीएससी का प्रीलिम्स था, फिर दोनों का इंटरव्यू भी साथ में हुआ। सो व्हाट यू कैन डू कि जैसे अभी आप देखेंगे कि अभी यूपीएससी का प्रीलिम्स हो गया है एंड बीपीएससी का प्रीलिम्स अभी आने वाले 26 जुलाई को है। सो यू विल ऑलवेज बी गेटिंग 1.5 month का विंडो बिटवीन बीपीएससी एंड यूपीएससी का एग्जाम। एंड अगर आप साथ में प्रिपेयर कर रहे हैं तो मोस्ट ऑफ द चीज़ें ओवरलैपिंग है, जो आप यहाँ स्लाइड में देख भी सकते हैं कि कितनी चीज़ें ओवरलैपिंग है। सो व्हाट यू नीड टू डू एक्स्ट्रा इसकी फोकस बिहार स्पेसिफिक चीज़ों पे। अगर हम प्रीलिम्स की बात करें तो प्रीलिम्स अगर अनफॉर्चुनेटली आपका यूपीएससी का नहीं हो पाता है एंड आपको बीपीएससी के प्रीलिम्स के लिए बैठना है तो बीपीएससी का प्रीलिम्स निकालने का 4 पिलर है। फर्स्ट विल बी साइंस। अगर आप यूपीएससी का पेपर देखेंगे तो देयर इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी जहाँ पे हम अप्लाइड क्वेश्चंस करते हैं, बट बीपीएससी में देयर इज जनरल साइंस। दे विल बी आस्किंग क्वेश्चंस ऑन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जो हम बेसिक साइंस पढ़ते हैं। सो आप अपने एनसीईआरटीज़ पे जाएं 11th, 12th, 9th, 10th की, और वहाँ से अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करें। सेकेंड पिलर वुड बी बिहार हिस्ट्री। उसके आप देखेंगे 20 to 25 क्वेश्चंस आते हैं एंड इट्स अ मेजर चंक।
थर्ड वुड बी बिहार करंट अफेयर्स। तो जो मैंने करंट अफेयर के लिए आपसे स्ट्रैटेजी डिस्कस की कि आप वो बुकलेट लें, और जो बिहार स्पेशल वाला एरिया है वो थोड़ा फैक्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं, उसमें भी आप प्रायोरिटाइज करिए PYQ को देख के, कि आप उसमें देखेंगे कि वो स्पोर्ट्स में अगर बिहार से किसी ने कुछ जीता है तो वहाँ पे ज़्यादा चांसेस है कि वो क्वेश्चंस वगैरह आपसे पूछे जाएँ। तो इस तरीके से आप करंट अफेयर्स कर सकते हैं। और चौथा होगा नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर्स। अगर आप इन 4 बिंदुओं पे काम करते हैं BPSC प्रीलिम्स में, सो थोड़ा चैलेंजिंग है बिकॉज 2 घंटे में आपको 150 क्वेश्चंस करने हैं वहाँ, बट वहाँ थोड़े से 1 लाइनर क्वेश्चंस आते हैं, सो यू गेट टाइम टू रीड ऑल द क्वेश्चंस। तो अगर आप इन 4 पिलर्स पे बेसिकली काम करेंगे, सो अभी भी 1 महीने बचे हैं, यू कैन ईजिली गेट एंड क्वालिफाई BPSC प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन। सिमिलरली आपको फिर मेंस के लिए वो टाइम मिल जाएगा जहाँ पे आपको सिर्फ बिहार स्पेशल वाली चीज़ों पे फोकस करनी है। सो दिस वे यू कैन मैनेज योर ऑल्टरनेटिव पाथ विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग योर UPSC प्रिपरेशन। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। टोटल जो मेजर बातें थी कि BPSC में आपको किन किन चीज़ों पे ध्यान देनी है, वो ही मैंने यहाँ पे मेंशन करा है टॉपिक वाइज, जो मैंने आपसे डिटेल में डिस्कस भी किया है। सो प्लीज़ हैव अ लुक ऑन दिस, एंड आपको अगर तैयारी करनी है बैलेंस करके, तो आई एम एश्योरिंग यू कि अगर आप अपना टाइम मैनेज अच्छे से करेंगे और टॉपिक्स को प्रायोरिटाइज करेंगे तो आपका UPSC प्रिपरेशन हैम्पर नहीं होगा, क्योंकि मैंने ये करके देखा है एंड आई वॉज गेटिंग टाइम फॉर both preparation. Okay, next slide. So now Harsh will continue. So मैं लास्ट में बस यही बोलना चाहती हूँ कि जब भी आप UPSC या किसी भी स्टेट सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी करने आते हैं, तो हम हर किसी का ये सपना होता है कि हम फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्ज़ाम क्रैक कर लेंगे, और तो ये सपना बहुत अच्छा भी है, सोचना भी चाहिए, मैंने भी यही सोचा था। बट हम लोग क्या है ना, लाइफ में वी हैव बीन ऑलवेज मार्क्स अचीवर। हमें 12th तक ये पता ही नहीं होता कि 95-96% के बाहर की भी दुनिया है। सो UPSC की प्रिपरेशन में या स्टेट सर्विसेज की प्रिपरेशन में जब आप जाते हो तो आपके लाइफ का पहला फेलियर आपको वहाँ देखने मिलता है, एंड यू आर नॉट एबल टू एक्सेप्ट इट, एब्जॉर्ब इट। सो जब आप इस प्रिपरेशन में आए तो एक बहुत अच्छा इमोशनल एंड मेंटल फ्रेमवर्क के साथ भी आए कि इट्स वेरी मच पॉसिबल कि आपको इनिशियल अटेम्प्ट्स में फेलियर भी आए, बट आप इन फेलियर से घबराएं ना, अपने टारगेट्स को पूरा करें और सेल्फ मोटिवेटेड रहें। मैं भी जब डीमोटिवेट होती थी तो मैं कुछ कविताएं पढ़ती थी, मैं पूरी कविता तो आपको नहीं सुना पाऊंगी, मैं कुंवर नारायण जी की एक कविता पढ़ती थी, उसकी 2 लाइन आपको बता देती हूँ। आई होप वो आपको भी हेल्प करेगा व्हेन यू विल बी डीमोटिवेटेड। तो कुंवर नारायण जी की कविता थी अंतिम ऊंचाई, जिसकी पंक्ति है, कुछ फ़र्क नहीं है सब कुछ पा लेने में और अंत तक हिम्मत नहीं हारने में। सो प्लीज़ अपना हिम्मत बनाए रखें, अपना एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड रख के आगे बढ़ें, क्योंकि रामधारी सिंह दिनकर जी ने हमें सिखाया है, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। सो आई विश ऑल ऑफ यू वेरी बेस्ट एंड मे यू ऑल विन इन लाइफ। एंड व्हेन आई से यू विन इन लाइफ, I'm not saying that you should crack a particular exam. You should do things जो आपको अच्छी लगे एंड अल्टीमेटली सोसाइटी को वो मीनिंगफुली कंट्रीब्यूट करें। हम सब अपना जीवन सफल बनाने के पीछे भागते हैं, हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हमारा जीवन सफल भी बने और सार्थक भी बने। सो आई एम वेरी हैप्पी टू इंटरैक्ट विथ ऑल ऑफ यू, एंड आई विश कि आप सब पोडियम के इस साइड से इस साइड पे बहुत जल्दी आएँ, एंड आई विश यू ऑल वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। 2023 का तो वो काफ़ी डिफरेंट था। 2024 में नए टाइप के क्वेश्चन आए और इस बार भी बिल्कुल नए टाइप के क्वेश्चंस उसमें आए हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें होता है कि हमको PYQs का एनालिसिस, जैसा मेंस के लिए भी लोगों ने कहा, तो हमको उसका पूरा ध्यान रखना चाहिए कि PYQ किस तरीके से आ रहा है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में UPSC हमसे क्या डिमांड करता है, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ऑप्शन किस तरह का दिया जाता है उसमें, उसकी एलिमिनेशन स्ट्रैटेजी किस तरीके की होनी चाहिए, तो उसका अपने को एक रफ़ आइडिया मिलता जाता है। और प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम के लिए, जैसा मेंस के लिए भी लोगों ने बताया है, कि इसमें 2 पार्ट होते हैं। पहला होता है आपको स्टैटिक पोर्शन, दूसरा होता है डायनामिक पोर्शन। तो जो हमारा स्टैटिक पोर्शन है वो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक से ही होता है, और जैसा उज्जवल ने भी बताया कि हमें अपने सोर्सेज को बिल्कुल लिमिटेड रखना है। उसमें स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक हैं, NCERTs जो हैं, और जो पॉलिटी वगैरह के लिए किताब है, लक्ष्मीकांत हो गई, स्पेक्ट्रम हो गई, तो उनको हम पढ़ें, उनको अच्छे से कंसोलिडेट करें, उसको हम रिवाइज़ करें कई बार,
तो वो सबसे आसान है प्रिपेयर करना, उसमें कुछ बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है क्योंकि हमको सोर्सेज पता है कि हमें कहाँ से पढ़ना है उसे। सबसे चैलेंजिंग पार्ट आता है इसमें जो डायनामिक पार्ट होता है, यानी जो करंट अफेयर्स की रिलेटेड टॉपिक्स होते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि हमें करंट अफेयर्स को और स्टैटिक पार्ट को किस तरह से लिंक करना है। तो ये दोनों भी इम्पॉर्टेंट है कि किस तरह से हमें टॉपिक्स को इंटरलिंकेजेस बनाने हैं दोनों में, जिसको हम कहते हैं फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेजेस। तो उसके साथ साथ रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है उसमें। और नेक्स्ट चीज़ आती है डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस की। तो जैसे हमने अगर करंट अफेयर्स पढ़ा है जिसका हम कई सारे सोर्स ले सकते हैं, न्यूज़पेपर्स, तो डेफिनेटली हमें डेली पढ़ना चाहिए। साथ ही साथ जो डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस हमें काफ़ी सारे कोचिंग के वेबसाइट्स पे मिल जाते हैं, 10 क्वेश्चंस रिलेटेड टू पर डे का करंट अफेयर्स। तो अगर उसको हम सॉल्व करते हैं तो हम डेली हमको आइडिया एक मिलता जाता है कि किस तरीके से हमें करंट अफेयर्स को डील करना है और किस तरीके से उसकी तैयारी करनी है हमें। साथ ही साथ अगर हम देखें तो एलिमिनेशन हमें किस तरह से करना है क्वेश्चंस का। तो 100 क्वेश्चंस होते हैं टोटल, और उसमें अगर हम पहला रीडिंग करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 100 तक, तो हमको पता चलता है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो हम पहली बार में आराम से सॉल्व कर लेंगे। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहाँ पर हमको 3 स्टेटमेंट दिया जाता है, पहला स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट और तीसरा स्टेटमेंट। अगर कोई स्टेटमेंट अपेरेंटली हमको गलत महसूस हो रहा है, से स्टेटमेंट 2 गलत है, और फिर हमने चेक किया कि ऑप्शंस किस तरीके से हैं, तो शायद उसका आंसर हमको मिल जाए डिस्पाइट द फैक्ट कि हमको बाकी 2 स्टेटमेंट्स नहीं पता है। तो इस तरीके से हम सेकेंड रीडिंग में कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनका हमको कोई आइडिया नहीं होगा। जैसे अगर इस बार की हम बात करें तो जैसा उज्जवल ने भी बताया पीस कीपिंग मिशंस के बारे में, या फिर जो आर्मी के कॉर्प्स का हेडक्वार्टर्स पूछा गया था, वो शायद ही किसी को पता होगा। तो उस तरह के क्वेश्चंस को हम बिल्कुल एलिमिनेट कर दें, उसको वापस सॉल्व करते वक्त देखने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ हमें क्रॉस मार्क लगा सकते हैं या जिस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। और मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस होंगे जहाँ पर हमको थोड़ा डाउट होगा कि 50-50 चांसेस हैं, 2 ऑप्शंस में से कोई एक लग रहा है। वहाँ पर फिर थोड़ा लॉजिकल डिसीजन अपने को लेना पड़ता है और फिर एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना पड़ता है। जो सेकंड टॉप पेपर है हमारा वो है सीसैट का। काफ़ी डाइसी पेपर है ये भी। काफ़ी लोगों को मैंने देखा है जो पेपर 1 क्वालिफाई करते हैं और सीसैट क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। ऑल्दो इसमें 33% ही स्कोर करना होता है, 66 मार्क्स की ज़रूरत होती है। और सीसैट में 3 पार्ट्स होते हैं, जिसमें कॉम्प्रिहेंशन होता है, दूसरा मैथमेटिकल एबिलिटी होती है और तीसरा लॉजिकल रीजनिंग होता है। तो सबसे पहली बात आती है कॉम्प्रिहेंशन की। तो खासकर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को यहाँ पर थोड़ी दिक्कत होती है। अगर हम देखें उसमें जो गद्यांश आते हैं, जो पैराग्राफ्स आते हैं, उसको पढ़ने में, तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि हम अपनी रीडिंग स्पीड को भी बेहतर रखें और स्टैंडर्ड हिंदी के जो सोर्सेज हैं उसको पढ़ने की कोशिश करें। एडिटोरियल्स है जैसे दैनिक जागरण हो गया, जनसत्ता हो गया, अथवा जो भी हमारे वेबसाइट्स होते हैं, डिजिटल न्यूज़पेपर्स हैं जिस तरीके की, वहाँ से भी हम पढ़ सकते हैं। उससे भी हमको कुछ स्टैंडर्ड हिंदी की जानकारी मिल जाती है। साथ ही साथ कुछ अगर आपका इंटरेस्ट साहित्य की तरफ है तो उसको भी पढ़ने की आदत हम रख सकते हैं, जिसकी वजह से हमको थोड़ा बहुत हिंदी से एक्सपोजर मिले। और इंग्लिश की में भी ये बात लाजमी है हमारे लिए कि इंग्लिश में भी हम अगर एडिटोरियल्स पढ़ते हैं द हिंदू के या फिर द इंडियन एक्सप्रेस के, तो हमको रीडिंग स्पीड भी बढ़ती है और एक कॉम्प्रिहेंशन की एबिलिटी भी वहाँ पर आ जाती है। दूसरा पार्ट है अपना जो मैथमेटिक्स है। सो उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर हम 10 साल का प्रश्न देखते हैं उसका किस तरह का आया हुआ है, तो अपने को पता चलता है कि मैथ्स में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और इंटरनेट के माध्यम से, यूट्यूब वीडियोज़ से अथवा AI के टूल्स के थ्रू हम उसको सॉल्व करने की टेक्निक सीख सकते हैं। हम समझ सकते हैं कि उसको किस तरह से सॉल्व करना है। सेम बात लॉजिकल रीजनिंग के लिए भी है। पैटर्न सिलेक्शन होता है या सीक्वेंस सीरीज़ के क्वेश्चन होते हैं या कुछ लॉजिकल एबिलिटी के क्वेश्चंस होते हैं, तो वो मोस्टली 10 ईयर का क्वेश्चन अगर हम देखते हैं पिछले 10 वर्षों का, तो अपने को पता चल जाता है कि किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं और किस तरह से उनको सॉल्व करना है। प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है कि हम डेफिनेटली जितने ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वो उतना हमारे लिए बेहतर होता है। और वो एक फ्री इनिशिएटिव के तौर पर काफ़ी कोचिंग वेबसाइट्स के द्वारा भी पर डे अपने को 10 क्वेश्चंस मिलते जाते हैं। PYQs हम सॉल्व करना देख सकते हैं और उसके थ्रू हम उसमें कुछ क्वेश्चंस अगर हम गलत कर रहे हैं तो उसके नोट्स भी बना के हम पढ़ सकते हैं उसमें। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। तो मोस्टली मेंस और प्रीलिम्स सारे टॉपिक्स कवर किए जा चुके हैं मेरे फ्रेंड्स द्वारा।
सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि डिस्ट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा होती है अपने को आज के समय में, क्योंकि हम लोग स्मार्टफोन के समय में जी रहे हैं, तो उसको अवॉइड करना, या कई बार हमारी पढ़ाई भी स्मार्टफोन के थ्रू ही होती है। यूट्यूब वीडियोस हो गए, अथवा चैट जीपीटी वगैरह यूज़ करना हो गया, या सोशल मीडिया हो गया। तो स्मार्टफोन को, जैसे मैंने कहा है कि इट्स ए नेसेसरी डेविल। कई सोर्सेज हमको स्मार्टफोन के थ्रू ही मिलते हैं। कई मेरे फ्रेंड्स हैं जो सिर्फ स्मार्टफोन के थ्रू ही पढ़ाई कर पाते हैं। तो डिस्ट्रैक्शन उसमें होना बहुत नेचुरल बात है, कोई बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है। हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि हम डिस्ट्रैक्शन को मैनेज किस तरह से करेंगे। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है जो खासकर मैं किया करता था कि अगर मैंने 2 घंटे पढ़ाई की, तो 2 घंटे पढ़ाई करने के बाद आई यूज़ टू रिवॉर्ड माई सेल्फ कि 2 घंटे मैंने ये टॉपिक करना था, ये टॉपिक मेरा पूरा हुआ है, मेरा काम जो मैंने टारगेट सुबह लिया था वो कंप्लीट हो चुका है। तो अब मैं 15 मिनट या 20 मिनट तक सोशल मीडिया यूज़ करूँगा, गाने सुनूंगा, इंस्टाग्राम चलाऊंगा, चाहे जो करना है। बट वो रेस्ट्रिक्शन सिर्फ 15 मिनट तक के लिए ही मेरे पास था। वो 15 मिनट से ज़्यादा वो डिसिप्लिन मेंटेन करना इंपॉर्टेंट है इसमें। तो हम स्पेस्ड यूज़ जो होता है सोशल मीडिया का या इंटरनेट का या किसी भी तरह की चीज़ का, तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ है कि लीजर प्लान करना बहुत ज़रूरी है। यानी अगर हम दिन भर पढ़ते हैं या दिन भर उसमें पढ़ाई ही करते हैं और किसी प्रकार से अपने आप को रिलैक्स नहीं करते हैं पढ़ाई के द्वारा, मतलब पढ़ाई के बाद भी, तो उसकी वजह से क्या होता है ना कि मेंटल प्रेशर बिल्डअप होता है, बर्नआउट की जिसको हम सिचुएशन कहते हैं, वो आना शुरू होती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अगर डिस्ट्रैक्शंस अवॉइड करना है तो अपने आप को लीजर भी हमको मैनेज करना पड़ेगा। अगर हमें मूवी देखनी है तो हम उसका समय निर्धारित करेंगे अपनी वीकली प्लान में कि अगर हमने 5 दिन पढ़ाई की है, हमारा टारगेट पूरा हो चुका है, तो हम फिर उस हिसाब से संडे को 2 घंटे की मूवी देख सकते हैं। या अगर मैं मूवीज़ देखता था तो मैं 2 हिस्से में देखता था उसे, 1 घंटे आज देखा, 1 घंटे 2-4 दिन बाद देखा उसे। तो उस तरह से समय बर्बाद नहीं होता है, वो गिल्ट भी नहीं आता है कि आज तो 2 घंटे 3 घंटे बर्बाद कर दिए और पढ़ाई नहीं की उसमें। दूसरी चीज़, स्मार्टफोन्स पे पढ़ाई करने के साथ साथ मैं स्मार्टफोन की जब ज़रूरत नहीं होती थी उसको रूम से बाहर रखा करता था, क्योंकि अगर वो मेरे आसपास रहेगा तो नेचुरल टेंडेंसी है वो इंसान उठाएगा ही उसको। तो अगर पढ़ रहा हूँ तो अपने पेरेंट्स के पास रख दिया करता था कि इसको रखिए, 1 घंटे बाद हम आके इसको यूज़ करेंगे। तो उस तरीके से मोबाइल का जो यूज़ था उसको बैलेंस किया था और अपने प्लानिंग में लीजर को मैंने प्लान किया था। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। एक और होनी चाहिए। हाँ, जैसा मेरे फ्रेंड्स ने भी कहा कि सेल्फ़ स्टडी सबसे इम्पॉर्टेंट है और सेल्फ़ स्टडी के लिए टाइम मैनेजमेंट या अपना माइक्रो प्लान्स होना, डेली प्लान होना, वीकली प्लान होना, उसकी बहुत ज़रूरत होती है। तो जैसा प्रीवियस डे पता होना चाहिए कि नेक्स्ट डे हमें क्या क्या कंप्लीट करना है या कमिंग वीक्स में हमें क्या क्या कंप्लीट करना है। और कंप्लीट करने के साथ साथ डेली रिवीजन या वीकली रिवीजन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है उसमें। सो उसके साथ साथ दूसरी चीज़ है कि हमें सेडेंट्री लाइफ नहीं जीनी चाहिए, क्योंकि पढ़ाई के समय हमारा जो समय होता है वो पूरा स्टडी टेबल पर ही गुजरता है। तो जनरली फ़िज़िकल एक्टिविटी हमारी बहुत रेस्ट्रिक्ट हो जाती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने आप को एनर्जाइज्ड रखें। कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी हम ज़रूर टेकअप करें उसमें। अर्ली मॉर्निंग अगर हम जगते हैं तो मॉर्निंग वॉक के लिए जाएं, ब्रिस्क वॉकिंग करें, योगा करें, मेडिटेशन करें, कुछ भी करें जिसकी वजह से हमारी बॉडी एनर्जाइज्ड रहे, बॉडी एक्टिव रहे। क्योंकि जैसा हमारे लिए कहा भी गया है कि एक्टिव बॉडी में ही एक्टिव माइंड रह सकता है। तो बहुत ज़रूरी है कि अपने आप को हम उस प्रकार से रखें कि हम एनर्जाइज्ड रहें दिन भर, और जो पढ़ाई का डिमांड है, लंबे पढ़ाई के आवर्स से बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, तो उसको हम बेहतर तरीके से ठीक सकें। और जैसा मैंने कहा, रिक्रिएशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऑल वर्क नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय। तो ये बहुत बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ था। मेरा एक प्रिपरेशन साइकिल पूरा कोविड के बीच में गया था और लॉकडाउन था, घर से निकलना उतना अलाउड नहीं था उस समय। तो सारे दिन पढ़ने के बाद शाम में मन ही नहीं करता था पढ़ने का, क्योंकि कोई ऐसी एक्टिविटी होती ही नहीं थी पढ़ाई के सिवा। और ग्रेजुअली उसकी वजह से बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन आने शुरू होते हैं आपकी लाइफ में। आपको ऐसा लगता है कि 3 दिन तो बहुत पढ़ लिए, अब थोड़ा रिलैक्स करते हैं, और रिलैक्स करने के चक्कर में क्या होता है कि पूरा दिन का शेड्यूल आपका हाथ से चला जाता है। तो वो चीज़ नहीं करना, और उसको नहीं करने के लिए अपने को अपना दिन पूरी तरह से प्लान रखना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ की एक हॉबी कल्टीवेशन बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर हम प्रीलिमिनरी स्टेज पार करते हैं, मेंस का स्टेज पार करते हैं, और जब जाते हैं इंटरव्यू के लिए, तो वहाँ पर ये चीज़ों की बहुत ज़रूरत पड़ती है कि वहाँ पर हमें जो डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म होता है उसमें अपने
बारे में बहुत सारी चीज़ें लिखनी पड़ती है, अपने अचीवमेंट्स के बारे में लिखना पड़ता है, अपने कॉलेज लाइफ के बारे में लिखना पड़ता है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के बारे में लिखना पड़ता है। तो जो भी चीज़ आपको अच्छी लगती है, क्रिकेट पसंद है, अगर आपको कुकिंग पसंद है, क्रिकेट पसंद है, योगा पसंद है, तो उस तरह की चीज़ों के लिए भी 1 घंटा आप समय निकाल सकते हैं खुद के लिए। तो उसकी वजह से एक सेंस ऑफ सेल्फ आपके अंदर कल्टिवेट होता है, जो इस प्रोसेस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और लास्टली मैं ये कहूँगा कि जैसा अनिकेत ने भी कहा कि अच्छे फ्रेंड्स होना, अच्छा पीयर ग्रुप होना बहुत ज़रूरी है। अपने फ्रेंड्स बहुत वाइजली चूज़ करिए, जो आपकी स्टडीज़ में आपकी मदद करें, आपको मोटिवेट करें। आपका फैमिली, आपके फ्रेंड्स, आपके नियर एंड डियर वंस आपको हमेशा आपके फेलियर्स को मैनेज करने में बहुत हेल्प करते हैं आपका, तो वो बहुत ज़रूरी है। और डिस्ट्रेस रह के पढ़ाई करना, प्रोसेस को एंजॉय करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि अगर हम पढ़ाई को बर्डन समझ के पढ़ेंगे तो अपने को हमेशा दिक्कत होगी उसमें, वो हमेशा एक बर्डन ही लगेगा, एग्ज़ाम्स का प्रेशर बनेगा, एग्ज़ाम से डर लगेगा। तो वो करना ज़रूरी है, और कंसिस्टेंट रहने के लिए अपना दिन प्लान करना और प्लान के हिसाब से चलना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू। कि अभ्यर्थियों का हौसला ज़रूर बढ़ा होगा, और मैं तो बैठे बैठे सुन रहा था तो मुझे लग रहा था कि हमें तो कभी इस तरह से सुनने का मौका नहीं मिला जब हम लोग तैयारी कर रहे थे। तो आप लोग बिल्कुल लकी हैं कि इतने सारे टॉपर्स एक साथ आप लोगों को तैयारियों के बारे में बता रहे हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों की हौसला अफजाई हुई होगी और आप लोगों में पूरा कॉन्फिडेंस आया होगा। तो आया कॉन्फिडेंस आप लोगों में? तो एक छोटी सी कहानी मैं बताता हूँ कि जब मैं मिथिला यूनिवर्सिटी से दरभंगा में मैं पढ़ाई करता था, तो लहरियासराय नामक जगह है, वहाँ पे रहता था। तो वहाँ पे जो कलेक्टर होते हैं, एसपी होते हैं, उन लोगों का बंगला होता था। तो जब हम गांव से आते थे तो उसी से गुजरते थे, तो हम देखते थे कि जो लाल कलर की जो नेम प्लेट होता उसमें लिखा रहता था नाम, और उसके साथ लिखा रहता था भारतीय प्रशासनिक सेवा। तो हमें बहुत उससे मोटिवेशन मिलता था। जब जब वहाँ से गुजरते थे तो बहुत अच्छा फील होता था, और हमें लगता था कि हमें भी एक दिन ऐसे बनना है। तो मोटिवेशन आपको खुद से आएगा। अगर आप जब भी सोचेंगे कि आईएएस या आईपीएस बनने के बाद हम क्या बनेंगे, और वो सीन जब आपके माइंड में आएगा तो आप हमेशा मोटिवेट रहेंगे। कई बार हमसे एक्सपीरियंस लोग पूछते हैं कि मोटिवेशन कैसे मिले। तो जब मैं अपने बारे में सोचता हूँ तो मुझे तो पूरी लाइफ में कभी ऐसा भी एक भी पल नहीं आया कि मुझे मोटिवेशन की कमी हुई हो। हमेशा मोटिवेटेड रहता हूँ। आज ही मैं मोटिवेटेड हूँ। आज मुझे यहाँ लगा था कि कम से कम 1000 बच्चे आएंगे, लेकिन बहुत कम आए, बट आई एम स्टिल मोटिवेटेड। क्योंकि हमें हमेशा आगे का सोचना होता है। हमारे मन में वो तस्वीर आनी चाहिए कि हमें इस एग्ज़ाम के बाद हम क्या बनेंगे। जब वो सारी चीज़ें आएंगी कि आपको सरकार क्या क्या सुविधाएं देगी, क्या क्या आपको मौके मिलेंगे गरीब से गरीब लोगों की सेवा करने का। आपके एक कलम से, आपके एक आदेश से हजारों हजार लोगों की तकदीर बदल सकते हैं। ऐसी पोजीशन पे सरकार आपको बिठाती है, और अगर आप मेहनत और ईमानदारी से काम करेंगे तो सच में हजारों लोगों का तकदीर आप बदल सकते हैं। ऐसी सेवा है भारतीय सिविल सेवा, और कहने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग, हम सभी लोग इतिहास के पन्नों में पढ़ते हैं कि ये सेवा आज से प्रतिष्ठित नहीं है। आपने सुना होगा किस भारतीय ने सबसे पहले सिविल सेवा पास किया था, आप लोग बताइए। आप लोग जानते हैं कौन सा भारतीय था जो सबसे पहले सिविल सेवा परीक्षा पास किया था? क्या? जोर से बोलिए। सत्येंद्रनाथ टैगोर। क्या ये सही बोल रहे हैं? और बताइए, अगर आप सहमत है तो ठीक है, नहीं तो बताइए कौन दूसरा है तो बताइए। सुभाष चंद्र बोस। बताइए पीछे वाले लोग, ये दोनों बोल रहे हैं वो सही है या गलत है? फर्स्ट इंडियन टू क्रैक सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, कौन थे वो? और कोई बताइए। तो यहाँ पे बहुत कम एक्सपीरियंस है, लेकिन देखिए कंफ्यूजन हो गया। और जब यूपीएससी का एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें जब प्रीलिम्स में आपके पास 4 विकल्प आते हैं, 5 विकल्प आते हैं, और ऐसे ऐसे विकल्प आते हैं कि सारे आपको क्लोज न जाएंगे।
तो उसमें कन्फ्यूज़न हो जाता है। इसीलिए हमारे जो ऑफिसर्स ने अभी आपको बताया कि कैसे हमें बार बार उसको रिवाइज करना चाहिए एक ही चीज़ को, तो वो जब आप करते रहेंगे तो आप लोगों को आ जाएगा। अब चूंकि आप लोगों ने, और कोई बताना चाहता है सही आंसर क्या है? जी बताइए। क्या? टैगोर। तो जो 2 लोगों ने बता दिया, इसका मतलब मुझे लगता है कि यही सही है। लेकिन जो सुभाष चंद्र बोस ने भी बताया वो भी सही है, वो भी किए थे लेकिन पहले नहीं थे। ठीक है, तो मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि सुभाष चंद्र बोस का नाम कौन नहीं जानता है, और उन्होंने भी सिविल सेवा परीक्षा पास किया और अपने पिताजी को प्रूव करके दिखाया कि मैं इस काबिल हूँ, और फिर वहाँ से रिज़ाइन दे के वो स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। तो ये सेवा ऐसी सेवा है जो उस समय से भी हजारों लाखों भारतीयों जो यूथ हैं उनके लिए चैलेंज होता है। और जब तक हम लोग भी पास नहीं किए थे, हमें भी बहुत बड़ा चैलेंज लगता था कि हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। और आप लोगों में से बहुत सारे लोग हिंदी मीडियम से होंगे, तो शायद हमारे साथियों को भी पता नहीं होगा, मैं खुद हिंदी मीडियम से सिविल सेवा की परीक्षा पास किया था 2013 में। तो मीडियम कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप लोग, अब जो सभी हमारे ऑफिसर्स ने बता दिया, अभी मैं चाहूँगा आप लोगों के मन में कोई सवाल हो उससे जुड़ा हुआ तो कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, और हमारे इस बार के सारे टॉपर्स हैं ये आपको डायरेक्टली बताएंगे कि उसका सही जवाब क्या है, क्या रणनीति है, कैसे हम तैयारी करें। उससे पहले मैं आप लोगों से एक सवाल बस पूछना चाहता हूँ, क्या आप लोगों को इतना सुनने के बाद ये कॉन्फिडेंस है कि आप भी आईएएस बन जाओगे? नहीं, आवाज़ नहीं आई है। पक्का? ठीक है, तो यही हमारा पर्पस है कि आप यहाँ से जाएं तो आपके अंदर पूरा कॉन्फिडेंस रहे कि आप भी आईएएस बन सकते हो। जब ये लोग बन सकते हैं तो आप क्यों नहीं बन सकते हो? ठीक है, यही जवाब हमें मोटिवेट करता है कि इस तरह से और हम सेमिनार का आयोजन करते रहें। थैंक यू। नाउ द फ्लोर इज़ ओपन फॉर क्वेश्चन एंड आंसर। आपके मन में जो भी सवाल है वो पूछ सकते हैं, और जो माइक हैंडल कर रहे हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ पे आ जाएं, और जो कॉर्डलेस माइक है वो हमारे स्टूडेंट तक पहुँचाएं ताकि वो लोग भी जो सवाल पूछेंगे वो बाकी लोग भी सुन सकते हैं। थैंक यू।